नमस्कार। मेरे लेखक मेरे सवाल की इस नई कड़ी में आज हम हिंदी के जाने-माने लेखक, जाने-माने व्यंगकार बहुत अच्छे उपन्यासकार ज्ञान चतुर्वेदी जी से बातचीत करेंगे। ज्ञान चतुर्वेदी जी हिंदी के जितने बड़े लेखक हैं, उतना ही एक दूसरा परिचय आपका यह भी है कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं। आप हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं, हृदय की शल्य चिकित्सा भी करते हैं और हम जो हिंदी के पाठक हैं, आपके हमारे जैसे सब लोग, हम भी उनको अपने दिल के करीब पाते हैं। शायद वो दिल का इलाज करते-करते दिल जीतने की भी कला उनके पास है। मैं जानता हूँ कि उनके परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदी के ठेठ से ठेठ पाठक तक डॉक्टर साहब को पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हिंदी का शायद ही कोई ऐसा अखबार हो, शायद ही कोई ऐसी पत्रिका हो जिसमें आपके व्यंग छपते न रहे हों। इंडिया टुडे जैसी लोकप्रिय पत्रिका और राजस्थान पत्रिका जैसा बड़ी पाठक संख्या वाला अखबार, दोनों में आपने नियमित लिखा है। लेकिन फिर भी नए पाठकों के लिए, एकदम युवा पाठकों के लिए मैं ज़रा-सा बता देता हूँ। 1952 में 2 अगस्त के दिन ही, यानी कि आपका अभी ये जन्म का महीना है। आपका जन्म हुआ था मऊ रानीपुर झांसी में, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है एक तरह से। और खूब आपने आपने पढ़ाई अपनी चिकित्सा विज्ञान में पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद में बीएचईएल भारत सरकार का एक संस्थान है, वहाँ आपने 3 दशक दशक तक चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में सेवाएँ दी। एक एक तरह से सेवानिवृत्ति तो हो गई, लेकिन उसके बाद भी रोज़, अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो मुझे बताया आपने कि अभी भी रोज़ 5-6 घंटे आपके अस्पताल में जाते हैं, नए पुराने मरीजों के साथ आपका नाता बना हुआ है। जो जहाँ तक लेखन की बात है, हम जानते हैं कि 70 के दशक से आपने लिखना शुरू किया था, लेकिन शुरुआती व्यंग लेखन के बाद में जिस किताब से हिंदी के पाठकों का एकाएक आपकी तरफ ध्यान गया, वो किताब थी बारामासी, नहीं क्षमा कीजिए, नरक यात्रा, जो कि आपने जो कि आपने अस्पतालों की हालत पर और हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था पर एक ऐसा उपन्यास लिखा था, जिसमें जिसमें ये कहना चाहिए कि व्यंग की ऐसी ऐसी महीन मार और ऐसी ऐसी ताजगी कि व्यंग लिखते हुए भी कोई इतनी नई बातें, इतनी ताज़ा बातें कर सकता है। इसके बाद डॉक्टर साहब ने मुड़ के नहीं देखा और लगातार कुछ-कुछ अंतराल पर आपके उपन्यास आते गए। नरक यात्रा के बाद में जो उपन्यास आए उनमें बारामासी, मरीचिका, हम न मरब और अभी जो पिछले साल आया था पागलखाना। अभी बात करते हुए मालूम हुआ कि 2 उपन्यास और आपके आने वाले हैं, एक जो कि छपने के लिए जा चुका है और एक जो कि लिखा जा रहा है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था कि आप इंडिया टुडे और नया ज्ञानोदय जैसी पत्रिकाओं में नियमित स्तंभ लिखते रहे हैं। एक किताब आपकी और बड़ी मशहूर हुई थी, दंगे में मुर्गा, प्रेत कथा, ये सारी व्यंग रचनाओं के संकलन हैं और मुझे याद आ रहा है आपके एक प्रशंसक और हिंदी के जाने-माने लेखक स्वयं प्रकाश ने जब आपकी एक किताब की समीक्षा की थी, संभवतः प्रत्यंचा या बाराखड़ी पर उन्होंने लिखते हुए ये वाक्य लिखा था, उसका शीर्षक ही रखा था, पठनीय और चोरनीय किताब। चोरनीय का मतलब ऐसी किताब जिसको चुराया जाना चाहिए, जो चुराने लायक हो। अब इससे ज़्यादा मतलब जिससे कहना चाहिए कि कलम तोड़ के रख दी, और कोई भी समीक्षक, कोई आलोचक, कोई पाठक क्या कहेगा कि साहब आपकी किताब देखते ही चुराने की इच्छा हो गई। तो ऐसे लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी ने एक काम और किया जिसके लिए हम सब लोग आपके ऋणी हैं, वो हैं हिंदी के मशहूर व्यंगकार शरद जोशी के। शरद जोशी जी नवभारत टाइम्स में प्रतिदिन नाम से एक कॉलम लिखते थे। उस कॉलम को उसमें छपी हुई तमाम रचनाओं का आपने 3 खंडों में वो संकलित हुई थी, जिसके एक खंड का आपने संपादन किया और पूरा खंड एक तरह से देखा जाए तो आप लोगों की देख-रेख में वो निकला। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक ऐसे हमारी भाषा के एक ऐसे साहित्यकार जिनके इतने सारे पाठक हैं और जिनको इतनी बड़ी संख्या में लोग पसंद करते हैं, वो आज इस कार्यक्रम में बातचीत के लिए हमारे साथ आए हैं। मैं सबसे पहले राजपाल एंड सन्स की तरफ से, अपनी तरफ से और फेसबुक के तमाम पाठकों की तरफ से डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूँ। और जो पहला सवाल है, वो फेसबुक पर नहीं, मुझे निजी मेल करके पूछा। संयोग से वो एक बनास के ही पाठक हैं और उन्होंने शायद अभी नए वाले अंक में वो आपका जो बचपन के प्रसंग आपने लिखे हैं, उनको पढ़ के ये सवाल पूछा है। उन्होंने लिखा कि बचपन के प्रसंग आपके स्कूल जाने तक के ही आपने लिखे।
इनके अलावा और इनके साथ-साथ और भी कुछ ऐसे प्रसंग होंगे जो आप अभी लिखना चाहेंगे? थोड़ा-सा अपने बचपन के बारे में और कुछ ऐसा खोलकर बताएँ, जिन्हें जानना पाठकों के लिए अच्छा हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी। ये अ, मैं क्षमा कीजिएगा, ये मैं सवाल था डॉक्टर साहब माफ़ी चाहता हूँ, मैं मुझे मुझे सवाल पूछने वाले का नाम भी लेना था, सुनीता व्यास का ये सवाल था। जी, 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 मैं सुनीता जी को अ, कहते हुए सबको बताता हूँ कि जी, मेरा पता नहीं मैंने उन्हें क्योंकि संस्मरण मेरे बचपन से लेके और खंड-खंड में मैंने बहुत सारे लिखे हैं। एक्चुअली मैंने एक बचपन के संस्मरण शायद ये धर्मयुग में भी आए थे। बाद में और भी कुछ जगह छपे हैं जहाँ मैं जब मैं बिल्कुल छठवीं क्लास में था पल्लव जी मेरी छठवीं क्लास में जी, पहली कविता छपी थी दैनिक जागरण जी, झांसी में और तब से मैं नियमित लिखने ही लगा लगभग। मैंने 11वीं क्लास में 2 जासूसी उपन्यास लिख डाले, 300-300 पेज के थे वो। वो किसी नकाबपोश भेदी या इस हाँ, नाम हाँ। से कहीं छपे भी थे। अरे इलाहाबाद वाह! में किसी ने छापा था और 11वीं कक्षा में। वो कहीं जी, हमारे ही रिश्तेदार एक बेच आए थे, पैसे भी उन्होंने रख लिए और वो एक घोस्ट राइटिंग जैसा हो गया पर हमने 2 जासूसी उपन्यास तब लिखे। फिर मैंने बहुत सी कहानियाँ लिखी अ, जब तक मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी करीब जब मैं 11वीं कक्षा में था। तब मेरा जी, मानिए कि मेरा छोटा भाई जो बीच का भाई जनरल पद से रिटायर हुआ और आपके सर गंगाराम हॉस्पिटल में ये सीनियर रिमेटोलॉजिस्ट रहा हूँ। पर वो तब 8वीं कक्षा में था और मेरा सबसे छोटा भाई 6वीं क्लास में था। तो जी, ऐसी एक कच्ची सी गृहस्थी थी जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई और अनाथ फ़ील करना क्या कहलाता है? क्या आप कैसे अनाथ जैसा महसूस करते हैं कि उससे पहले हमारी ज़िंदगी बड़ी सुखद और सुरक्षित थी। बाप डॉक्टर था और आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, दबाव नहीं थे। तब आपने पहली बार दुनिया को देखना सीखा। तो मैंने एक संस्मरण उस पर भी लिखा इस जगह से। पहले संस्मरण बचपन के हैं, वो एक बड़ा से लंबे संस्मरण है। एक संस्मरण मैंने अनाथ होना और उसके बाद एक लंबा जी। संस्मरण है। शायद आप अपने उसमें छाप रहे हैं क्या? आपको दिया था? मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, आपने नहीं, अपनी नहीं। पत्रिका के लिए मैंने एक संस्मरण आपको भी दिया हुआ है। जी, एक जी, संस्मरण आपको भी भेजा है। वो अ, वो छप गया है, बचपन वाला है जिसमें पहली बार आपने मुर्गे को कटते हुए देखा था। अच्छा वो और भी है। हाँ, बीच का एक और है। ये भी इन्होंने नहीं व्यास जी ने नहीं पढ़ा होगा। ये क्योंकि आपके उसमें छपा है अभी और कहीं नहीं आया। वो मेरे जी, बीच का है जब मैंने बिल्कुल शुरुआती संस्मरण लिखे हैं। बुनियाद बुनियाद डालने के दिन वो है शायद आपके पास। बुनियाद पढ़ने के दिन। तो बुनियाद जी, पढ़ने के जी, दिन से बिल्कुल वो तब का है जब मैं पैदा ही हुआ और 3-4 साल का था जब से मैंने दुनिया को समझना सीखा। तो वो संस्मरण है। फिर मेरे कुछ संस्मरण बीच के हैं, जो धर्मयुग में छपे थे। फिर ये अनाथ होना और उसके बाद का संस्मरण है। तो हैं, ये मैं लिख नहीं रहा, ये लिखे हुए हैं। ये किताब में आएँगे और जल्दी ही आएँगे और शायद ये संस्मरण की किताब राजपाल से ही आए जिसमें एक लंबा संस्मरणात्मक उपन्यास भी हो, करीब लिखे जा चुके हैं। तो फिर मैंने अपने पिता पे संस्मरण एक लिखा है। एक अफ़सर की मौत। ये जी, छापा है इन्होंने ज्ञानोदय ने छापा नहीं शायद हाँ, ज्ञानोदय ने छापा था। एक अफ़सर की मौत। मैंने अपनी बेटी के विवाह पर संस्मरण लिखा था अरे वाह! जो शुक्रवार ने छापा था। इनको टुकड़ों-टुकड़ों में देखें अगर अगले जन्म मोहे बिटिया ही दीजो। एक बहुत भावुक होके बड़े लंबा सा प्रसंग मैंने उसमें मेरा बचपन भी आया था, मेरी बहनें आई थी, फिर मेरी बेटी आई है, अपनी बेटी की शादी आई है। ये सारा है, तो मैंने संस्मरण बहुत लिखे हैं। आम तौर पे हिंदी में ये कहा जाता है कि आपने संस्मरण लिखना शुरू किया, इसका मतलब आप खत्म हो चुके हैं। अब आप खोज रहे हैं अपनी ही चीज़ें और संस्मरण हाँ, लिखना शुरू वो कर दिया आपने। आखिर क्यों आपको ऐसा कुछ कहने को बचा नहीं लगता है, तो आप संस्मरण लिख बचा रहे हो। नहीं। इसलिए मैंने एक साथ ऐसे नहीं हुआ कि मैं आत्मकथा लिखना शुरू कर दूँ। मैंने संस्मरण वहाँ से जीवन के शुरू किए, चलो बचपन और ये, फिर ये, ऐसे बढ़ा हूँ और अभी तक मैंने अपने माँ पे नहीं लिखा, एक माँ पे लिखना चाहता हूँ। पिता का संस्मरण बहुत निर्मम होके भी भावुक
कर देने वाला संस्मरण है। मेरे पिता में बड़ी अफसरी थी, भयंकर अफसरी थी। डॉक्टर थे, मरीजों को पीट दें, वार्ड बॉय को ठुकाई लगा दें, गाली गलौज करने लगे, पूरा वो दुनिया को अपना सबॉर्डिनेट मानते थे। वो मानते थे सब मेरे नीचे हैं। तो उन पर मैंने वो एक अफसर की मौत करके लिखा, तो वो जल्दी खत्म भी हो गए। उन्हें डायबिटीज थी, बहुत कम उम्र से डायबिटीज थी। वो जब हम बहुत छोटे तब हो गए खत्म। और मरते मरते मुझे याद है, वो भर्ती थे अस्पताल में, और मरते मरते वो धमकी दे रहे हैं डॉक्टर को कि मैं अगर मर गया तो तुम समझ लेना कि क्या तुम्हारा होगा। हाँ, हमें याद है। बुरे हाल हो रहे हैं, सांस फूल रही है, हार्ट अटैक हो चुका है, और आप धमकी दे रहे हैं उसी डॉक्टर को, सिविल सर्जन को, क्योंकि सिविल सर्जन से उनकी लड़ाई थी और उसी के अंडर में भर्ती होना पड़ा। तो उसको बहुत आप धमकी बढ़िया। दे रहे हैं कि भाई साहब अगर मैं मर गया ना, तो ये मैंने कह रखा है कि ये चलाएंगे मुकदमा तुम पर कि तुमने जानबूझ के ठीक से इलाज नहीं किया मेरा, और तुमने मुझे मार दिया क्योंकि तुम मुझसे दुश्मन लगते। बहुत बढ़िया। ऐसे हमारे पिताजी थे। अभी तक के अंदर वो साहस नहीं आ पाया कि मैं माँ का कुछ बेहतरीन, माँ थोड़ी सी आई है क्योंकि उनको बाद में पैरालिसिस हो गया था साल। वो पलंग धोना भी पड़ता था, इस तरह का था घर में। तो वो माँ जो, अगर उसे दस्त लग जाते थे, अगर लूज मोशंस हो जाएं, तो मेरी माँ उतनी बार, उसको मैंने फिर 18 साल दूसरों से सफाई करवाते देखा है। और वो किस तरह से गुजरती होंगी, हम कितना लड़ते थे तभी, बीमार होती थी कि आप क्या कर रही हो, आप नहाए जा रही हो, डिहाइड्रेट हो जा रही हो, आप सुनते नहीं हो। पर वो कहते ऐसे कैसे हो सकता है, अरे मैं गंदी हो गई, लेटरिन होके आ गई। तब तो मुझे वो औरत 18 साल 18 साल एक बिस्तर पे पड़ी रहे और टट्टी पेशाब के लिए मोहताज हो के आवाज दे कि मुझे पेशाब का बर्तन लगा दो, मुझे लेटरिन आई है। एक घंटी रखी हुई थी हमने, जो घंटी बजा के वो बुला लें कहीं हम किसी और कमरे में हो कि माँ बुला रही है। वो मेरे जनरली आर्मी वाला भाई था, तो बहुत हेल्प हुई थी, उनके साथ थी। उसको पात्र को मैंने हमना मरब में इस्तेमाल किया है। अपनी माँ के जो अनुभव थे, मैंने उसमें एक माँ है जो पैरालिटिक पड़ी हुई है, उसमें बहुत सारे, बहुत मेरी माँ है उसमें। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कैरिकेचर कर दिया, कैरिकेचर नहीं है। मेरी माँ उतर आई मेरी कलम में उस समय जब लिखते हुए, ऐसा उनके कष्ट, उनका सोच, उनका अकेलापन। 18 साल पहले आप अगर पैरालिटिक हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी एक्चुअली 18 साल पहले रुक गई। कोई नया अनुभव नहीं हो रहा, आप एक कमरे में पड़े हैं, ना नए लोगों से मिलना होता है, दूसरे लोगों से कुछ कुछ बातें सुनाई देती हैं आपको, उनसे समाचार मिलते हैं आपके। तो उनकी चिंताएं, उनके सपने, उनकी सब चीजें 18 साल पहले की रुक गई थी। और वो था, तो वो माँ, मैंने कभी संस्मरण लिखूंगा। अभी तो मैंने उपन्यास में कुछ हिस्सा उनकी मनोस्थिति का, और जिस चीज से गुजरी होंगी, वो मैंने हमना मरब में, जो माँ है जो पैरालिसिस से पड़ी हुई है, बब्बा की पत्नी है और मृत्यु का इंतजार कर रही है, वो मैंने वहां इस्तेमाल किया है। आप फ्रीज हो गए हैं, और अभी मैं देखिए, तो ये है मेरे पास संस्मरणों का भंडार है बहुत। अभी एक बड़ा संस्मरण जो आने वाला है, एक बड़ा संस्मरण, वो अंजनी चौहान जो मेरे मित्र हैं एक, और बहुत बड़े व्यंगकार होते थे एक बार, उनको लेके बहुत मजे से मैंने संस्मरण लिखा है। बहुत, मैं तो बदनाम हूँ गालियां देने के लिए भी, गालियां लिखने के लिए भी। ऐसा लोगों ने घेरने की मुझे कोशिश की है। मेरे पूरे लेखन में गालियां दो जगह हैं। एक नरक यात्रा में एक पुलिस का पात्र है जो गालियां देता है, और कुछ मेडिकल के छात्र हैं जो आपस में गालियां बात करते हैं। दूसरा, हमना मरब का जो पात्र है, मैंने देखा था वो पात्र, और मैंने बुंदेलखंड में गालियों को
एक भाषा के मुहावरे में तब्दील होते देखा है। गाली गाली के लिए नहीं दी जाती, वो व्यंग के लिए, व्यंजना के लिए, वो बहुत कई अर्थों में दी जाती है। वो आपके कहन का व्याकरण हो गई है वहां पर, वो गाली के तौर पे होता ही नहीं। वहां पर वो कहते हैं हम बेंचो यहाँ खड़े थे, तुम बेंचो कहाँ चले गए। और ये बेटा से बोल रहा है, बेटे से बोल रहा है। तो अब आप इसको गाली कहेंगे कि क्या कहेंगे, इसका एक अलग सौंदर्य है, इसकी अलग मिठास है। मैंने लगा था कि यार ये मिठास आनी चाहिए। मैंने रिस्क लेके भी वो मिठास वाला पात्र जो मेरे मन में देखा हुआ था, वो मैंने इसमें हमना मरब में डाला। और जो हमारे कई मित्र हैं अच्छे, जो चाहते हैं कि कई मित्र ऐसे अच्छे होते हैं कि फिर आपको शत्रु की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे मित्रों ने फिर वो पकड़ लिया और फिर यहाँ तक कहने लगे कि गालियां दे दे के लोग पद्मश्री ले लेते हैं। अच्छा, गालियां देना बड़ा सरल है भाई, फिर तो पद्मश्री लेना भी बहुत इजी है, गालियां दीजिए, पद्मश्री लीजिए। ऐसी ऐसी बातें बचकानी, तो हिंदी में कई बार बहुत नीचता तक आदमी उतर आता है और उसको वो क्रिएटिव जॉब में तब्दील कर देता है। वो उसे अपनी सही बात है। सारी क्रिएटिविटी इन चीजों में लगा देता है। तो अंजनी चौहान वाला जो संस्मरण है, वो पूरा उसमें बहुत ज्यादा गाली गलौज है। मतलब उसमें गाली की भाषा है मेरा उनकी। मुझे याद पड़ता है शायद वो लफ्ज़ में छपा था, मैंने पढ़ा है। हाँ, लफ्ज में उसके कुछ हिस्सा छपा था और जी, 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 उसमें जी, जी। उसकी भाषा पर निश्चित ही हम उन मित्रों की तरफ से हमेशा ही तैयार रहेंगे कि वो गाली पर बात करेंगे। पर कोई अगर अंजनी चौहान से मिला हुआ आदमी हो, वो दुनिया की हर चीज, वो पिता से प्रेम और अपनी बेटी से प्रेम भी और पत्नी से प्रेम और माँ से प्रेम भी बिना नॉन वेज हुए जिसे बोलते हैं ना, वो कह ही नहीं सकते। हाँ, हाँ, वो हाँ, हिंदी हाँ। साहित्य की राजनीति पर और हिंदी साहित्य की आलोचना पर, हिंदी साहित्य में जो बड़े फन्ने-खां लोग बनते हैं, उनका जो वो आलोचना में जब अपनी भाषा में बात करते हैं, अगर वो ज्यों की त्यों डाल दी जाए तो तबाही मच जाए, ऐसा है। तो वो हैं ऐसे। अब एक ऐसा पात्र ठीक भी बात आना है। चाहिए। हाँ, 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 बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। ऐसा लगा। देखिए, तो जीवन देखो की अच्छा जी बनेगा, रोचक जी, है। जी, जी, जी। जीवन जितना रंगीन है नहीं उतना बोलिए आप। उतना अभी अ, जीवन जितना रंगीन है, साहित्य में अभी उतने रंग आए कहाँ हैं? तो आने दीजिए, सब तरह के रंग आने वो दीजिए। तो बहरहाल उनका तो अगला जीवन सवाल। जी, उनका जी, जी, जीवन तो जी। रंगीन भी है और संगीन भी है। जी, जी, जी। अगला अगला तो सवाल मजा आएगा शायद ये भोपाल। उसका जो। जी, जी। शायद कोई भोपाल के ही पाठक हैं, उन्होंने हरीश वर्मा जी पूछ रहे हैं कि आप अनेक सालों से भोपाल में रह रहे हैं, जबकि आप मऊरानीपुर, झांसी में पैदा हुए थे। भोपाल हाँ, के परिवेश का आपके लेखन पर क्या प्रभाव पड़ा? कृपया बताएँ। भोपाल के परिवेश का, मुझे ऐसा लगता है अपने अनुभव से बोलूंगा कि जी, सबसे ज्यादा आपका लेखन, क्योंकि आप जीवन को जब आप सबसे चुप रहते हैं बचपन से लेके, और जब आप चुपचाप कॉलेज जाते हैं, चुपचाप पढ़ते हैं, उस समय आप जीवन के बारे में बहुत इम्बाइब करते हैं। तो जो इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं मेरे लेखन में जो भी आए हैं, जीवन की जो समझ आई है, संबंधों की जो समझ आई है, वो तो मेरा बचपन और मेरी जवानी, जवान तो हम कभी हो नहीं पाए, क्योंकि बचपन में जैसे ही पिता मरे, उनकी डेथ हुई, तो मैं सीधा घर का पिता हो गया। मैं सीधा बड़ा हो गया। वो जवानी में जो चीजें लोग करते हैं, जिसके आनंद की बात लोग करते हैं, जिनकी चर्चा हमने भी अंजनी चौहान के साथ की है उसमें, पर वास्तव में मैं तब बड़ा हो चुका था। मैं घर का मुखिया था। तो मैं 11वीं क्लास में घर का मुखिया बन गया था। और वो जो जिस किस्म से जवानी को डिस्क्राइब किया जाता है, वो हमने केवल पढ़ा है और दूसरों को देखा है उस जवानी के साथ। हमने वो चीज़ें नहीं आनंद ले पाई। तो भोपाल का परिवेश, भोपाल के परिवेश में आके मैं खुला हूँ। मैंने इंडिपेंडेंटली इस तरह से, जब तक शादी हो गई थी, तो आपने शादी और दाम्पत्य को जीना सीखा और बहुत नई बातें सीखना शुरू की। तब तक आप इंडिपेंडेंट के स्पेशलिस्ट हो गए थे, तो नए तरह से मरीजों से मिलना शुरू किया। ये भोपाल का परिवेश नहीं, मैं कहीं भी होता तो ये होता ही, इसका भोपाल से लेना देना नहीं है।
पर भोपाल में था इसलिए भोपाल के परिवेश की बात कर रहा हूँ कि मेरे पर जो असर आया। और फिर भोपाल में रहते हुए मैंने साहित्य की राजनीति को बहुत दूर से पर बड़े करीब से देखा। मतलब इस साहित्य की जो राजनीति एक जमाने में अगुआ था भोपाल, बिल्कुल साहित्य बिल्कुल। की अच्छी और गंदी राजनीति दोनों के लिए। मतलब जितने भी आप खेल समझ सकते हैं साहित्य के, उनका सारा, गंगोत्री भी कह रहे हो गटर भी कह रहे, वो सब कुछ यहाँ बहता था यहाँ से, और आप उसे देख सकते थे। आप पास जरूर जा, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप उस गटर में उतरे तभी गटर को पहचानते हैं। आप गटर को बाहर से देख के पहचानते हैं कि गटर है। तो वो मैंने सारे देखे यहाँ पर। तो मैंने साहित्य को समझा, साहित्य की राजनीति समझी, और अंततः एक बड़ी समझ मेरे अंदर आई, बहुत बड़ी समझ आई कि यार तुम अगर जीतोगे साहित्य में कुछ अपना जगह बना पाओ तो केवल लिख के बना पाओगे, क्योंकि तुमसे ये बनेगा नहीं। सही बात, जैसा लोग कर रहे सही हैं बात और है। उससे स्थान बना रहे हैं, वो तुम्हारे बस की नहीं है, तुम बना ही नहीं पाओगे, तुम कर नहीं पाओगे इस काम को। तो तुम भैया लिखो यार, केवल लिखो। मैं आपको बताऊं पल्लव जी, इस भोपाल शहर में मैं कई बार, कुछ बड़े आदमी आते थे, मनोहर श्याम जोशी आए बोलने के लिए, तो मुझे लगता था सुन के आऊं। मेरा पूरा विश्वास था ये मुझे कोई नहीं पहचानता। और ये तब की बात है जब तक मैं 12 मासी चुका था, तब तक की बात बता रहा हूँ कि 12 मासी लिखने तक मैं भोपाल में मुझे कोई जानता नहीं था उस तरह से फिजिकली कि ये ज्ञान चतुर्वेदी है। और मैं मानता था मुझे कोई पहचानता नहीं, मेरे नाम को कौन जानता होगा यार। तो चुपचाप जाके पीछे दर्शकों में बैठता था और सुनता था। उस बार मुझे मनोहर श्याम जोशी बहुत पसंद थे, तो मैंने बड़े डरते डरते जाके धीरे से बोला कि सर मैं ज्ञान चतुर्वेदी हूँ और लिखता हूँ थोड़ा। वो जिस उत्कंठा से और जितने उल्लास से मेरे से गले मिले, और उन्होंने कहा यार तुमको बताने की जरूरत है कि तुम क्या हो। और तब तक पांच छह और लोग भी आए और पता चला कि सबने कहा आप आते ही नहीं गोष्ठी। हम तो आते हैं कभी कभी सुनने के लिए लोगों को। तो भोपाल से मैंने साहित्य की राजनीति को बहुत गहराई से पास से सीखा। भोपाल ने मुझे अवसर दिया शरद जोशी को मिलने का, शरद जोशी की फैमिली से मिलने का, दुष्यंत त्यागी जी के परिवार के करीब आने का। तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी, पर त्यागी जी की पत्नी, उनके बच्चों, उनकी वो बेटी जो बाद में एक एक्सीडेंट में खत्म हो गई, बहुत ही सुंदर सी अच्छी बच्ची थी, उससे, उनके दामाद से वो मिला। फिर मैंने राजनीति को अंजनी चौहान के जरिए जाना। भोपाल में जो राजनीति, पॉलिटिक्स, जो तब अर्जुन सिंह होते थे मुख्यमंत्री, और अंजनी चौहान उस समय कांग्रेस की पॉलिटिक्स में बहुत गहरे उतरे हुए थे। तो मैंने उनके जरिए साहित्य की गटर गंगा देख ली और वहां की गटर गंगा भी देख ली कि तो मैंने भोपाल से बहुत सीखा है राजनीति को लेके और लेखन को लेके। और भोपाल ने मुझे बहुत अकेला किया इन चीजों ने। बीएचएल थोड़ा दूर होता था, तो मेरे पास बहुत समय होता था, मैं केवल लिखता था। तो भोपाल ने मुझे ये भी सिखाया, भोपाल के परिवेश ने, कि यार तुम केवल लिखो, तुम केवल लिखो। और तुम अभी भी, दुनिया साहित्य की इतनी कमीनी नहीं हुई है कि अच्छे लेखक को लंबे समय तक नकार सके। कुछ समय तक नकार सकती है, ठीक बात है। और इतनी भली तो है ही, इतनी भली तो है ही ये दुनिया साहित्य की कि तुम्हें बर्दाश्त करेगी। तो हम जो है भोपाल के परिवेश से बस इतना कहूंगा जो काम की चीजें हैं। बाकी यहीं बच्चे हुए, यहीं बड़े हुए, या स्कूल देखे, स्कूलों की राजनीति समझी। फिर बच्चे कॉम्पिटिशन्स में आए, बिटिया पीएमटी करके और एम्स में चली गई, तो वो सारा देखा है। तो उसके जीवन के सारे उल्लास और दुख और चुनौतियां और कष्ट हमें भोपाल में रहते हुए मिले। इसे हम भोपाल का परिवेश मान लें, अपना परिवेश मान लें, मैं नहीं जानता क्या कहूँ इसको, पर ये सब भोपाल में हुआ और इससे ही सीखा है जो लेखन में आया है। जी। जी, जी, जी। अगला सवाल है उदयपुर से डॉक्टर ललित श्रीवाली का। अब वो सवाल बड़ा मजेदार है। मजेदार ये है कि जैसे नापतोल जैसा लगता है, लेकिन आपसे उसका अच्छा उत्तर मिलेगा मुझे। उन्होंने पूछा, आप व्यंग में इतनी धार लाते कैसे? आप ये सवाल कविता वाले से ही पूछ सकते हो, पल्लव से पूछ सकते हो कि संपादन में आप धार कैसे लाते हैं। और आप पता नहीं, आप जो भी काम करते हो, अगर आप पढ़ाते हैं तो आप पढ़ाने में धार कैसे लाते हैं। और आप अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी में धार कैसे लाते हैं। धार लाने का मतलब पेन
पैनापन हमने जोड़ दिया। असल में क्या हुआ, व्यंग में पैनापन को किया ये शब्द, पैना व्यंग्य, क्योंकि व्यंग के तौर पर बहुत प्रसारित किया गया है हमारे व्यंगकारों द्वारा ही। जैसे वो कुछ अलग सा काम कर रहे हैं, कविता एक अलग काम कर रही है, कहानी एक अलग काम कर रही है, अरे हम व्यंगकार हैं, हम कुछ और ही ज्यादा कर रहे हैं जो तुम नहीं कर सकते, ये हम कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, ज्यादा ही बड़ा काम कर रहे हैं। वो गलतफहमी मेरे को नहीं है। आप जब आप अच्छा लिखेंगे तो धार अपने आप आएगी। तो आप एक तरह से मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप व्यंग को इतना अच्छा कैसे लिख पाते। मैं उसको यूं कहूंगा कि ये व्यंग की धार का कोई बात नहीं है कि धार कहाँ से आ गई। आप जब तक दो चीजें हैं देखिए लेखन में पल्लव जी, और ये शेरवानी जी ने जो पूछा, शेरवानी जी, कि दो चीजें श्रीमान व्यंग में ही जी, क्या किसी भी लेखन में। हाँ श्रीमाली जी, श्रीमाली या शेरवानी? श्रीमाली। हाँ श्रीमाली जी, जयपुर से जो पूछा है। अगर आप जो लिख रहे हैं उसमें आप पूरा डूब के जब तक नहीं लिखते, कुछ भी लिख रहे हैं, बहुत छोटी चीज लिख रहे हैं, संस्मरण भी मैंने बहुत डूब के लिखे, और जब आप डूब के हर पात्र से एकाकार हो जाते हैं, जब आप मजदूर पर लिखते हो, मैंने एक मौसम और मौत लिखा था, मुझे याद आता है कि एक आदमी है, मैं सोचता रहा, बहुत तड़प गया था इस बात से कि एक आदमी है जो सड़क किनारे ठंड में मर रहा है क्योंकि उसके पास ओढ़ने को कोई नहीं, कुछ नहीं है, गरीब है और सड़क के किनारे पड़ा है, बेघर है, और बहुत तेज ठंड पड़ गई है, और बहुत तेज ठंड पड़ गई तो मर रहा है, और कोई कारें बीच से निकल जा रही हैं उस सड़क से, वो किनारे कहीं उकड़ू पड़ा हुआ है, और एक दुकान के पास, या वो मरता हुआ आदमी क्या सोचता होगा, इस दुनिया में सब है, सब कुछ तो है, वो मर रहा है। तो इसने मुझे इतना डिस्टर्ब किया कि मैं पूरा वो आदमी बन गया लिखते हुए, और उस आदमी के दर्द और डर और भय और इस दुनिया पर लानत भेजने का जो मन है उसका, वो सारा मेरे लिखते में आता चला गया। वो तब मैं वो नहीं था, मैं वो था जो मर रहा हूं, जो उस मौसम में मर रहा है वो है। तो आप उस हद तक, जैसे मैंने पागल खाना जब लिखा और मैंने 6 पात्र बनाए जो इस दुनिया से इस दुनिया जो बाजार ने तैयार की है उसे इतना त्रस्त आ चुके हैं कि वो एक सही बात कह रहे हैं पर दुनिया उसे पागल घोषित कर रही है। जब मैंने इन पागलों की कहानी लिखी तो मैं समझता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट बीच में मेरी वाइफ ने कहा कि तुम आजकल क्या लिख रहे हो, तुम बहुत इरिटेबल हो, तुम बहुत डिप्रेस से रहते हो, तुम्हारा लगता है कि मन नहीं कर रहा, तो कहीं ये तुम जो लिख रहे हो उससे हो रहा है क्या? तो मैंने पहली बार सोचा कि हाँ यार, इससे हो रहा है। मैंने बीच में रोक के कुछ हास्य कथाएं लिखी, आराम से किया, फिर दोबारा लौटा उसके तरफ को। तो आप जब एकाकार हो जाते हो अपने पात्र के साथ, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जब कहते हैं पर काया प्रवेश की कला आप में अगर है, तो जिस लेखक में है और वो उस लेखक वो अपनी कला को परिमार्जित करता है, और दूसरी दुनिया की जो बदमाशियां हैं, जब आप दुनिया की बदमाशियों पढ़ते हैं ना, मैं लिखूं और लिखने के बाद तय करूं कि यार ये पुरस्कार अब मुझे कैसे मिलेगा, इसकी मैं चर्चा किस किस से करा दूं। तो जब मैं इन चीजों में उलझ जाता हूं तो मेरी एक कला छीजती जाती है। मैंने कभी लिखा और भूला, आगे बढ़ गया, उसको भूल गया कि इस किताब का क्या होगा, जो होगा पाठकों के हाथ में। मैंने कभी प्लान करके तारीफ, और मैंने कभी ये नहीं माना कि पल्लव यार मेरे मित्र हैं तो पल्लव जब करेंगे उन्हें कह दिया खराब है, तो ये तो यार बताओ ये दोस्ती होती है क्या? ये ये कोई दोस्ती नहीं निभाई जाती इस जगह पे। डॉक्टर मेरा दोस्त है इसलिए ऑपरेशन की जरूरत है पर ऑपरेशन ना करे, तो ये दोस्ती निभाई उसने, मुझे मरने छोड़ दिया। अगर मेरे गलत उपन्यास का, मेरी गलत रचना का, खराब रचना का पल्लव जी तारीफ कर दें, मैं उसे एक अभी पड़ गया, मैं इस फोन पर कुछ दूसरे काम कर रहा हूँ, मैं एक हाँ हाँ सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि आप
वो परकाया प्रवेश की कला लगता है हर आदमी में शुरू में होती है, जो लेखक लेखन में उतरता है, पर वो दूसरी चीजों में फिर इतना उलझता जाता है कि वो इसको धीरे धीरे छोड़ता जाता है। तो पैनापन वहां से आता है जब आप उधार भी वहीं से आती है, मुझे लगता है लेखन में, वो कविता में जब आप गहराई से जीवन के बारे में और जिसके बारे में जो लिख रहे हो। इसलिए हास्य भी मेरा बहुत उन्मुक्त आता है, जो हास्य कि मैं उसमें उन्मुक्त होके ही उस पात्र के साथ हंसता हूँ। तो जो चीजें बदमाशी वाली भी कही जानी है, तो मैं उसी बदमाशी से कहता हूँ। ज्ञान चतुर्वेदी नहीं बोल रहा, वो पात्र बोल रहा है। इस तरह समझें कि ज्ञान चतुर्वेदी इतना हरामी नहीं, वो पात्र उतना हरामी है। वो वाला वाक्य वो बोलेगा और वो मेरे मन में आएगा। तो कहीं वो रचना से पूरा जुड़ जाना और बाद में रचना लिखने के बाद पूरी निर्ममता से उसे बाद में एक आत्मालोचना के भाव से उसको एडिट कर देना, ये दो चीजें मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा अलग बना देती हैं आम तौर पर। जो और मैं परवाह बिल्कुल नहीं करता, मुझे पता है कौन जो गलत आलोचना है जो इसलिए की जा रही है कि वो आपको कोई गिराना चाहता है, और एक सही आलोचना, और एक झूठी तारीफ है और एक सच्ची तारीफ है। इनके बीच में अगर आपको वो करना नहीं आता, अंतर करना नहीं आता, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। कोई बहुत ईमानदारी से कोई बात कह रहा है तो आप समझिए ना, आप समझिए। अगर उसकी उसकी समझ पर आप दया मत करने निकलिए, यार तुम्हें समझ नहीं आता। आप उसकी समझ में उतर के देखिए कि कहीं वो सच तो नहीं कह रहा। अगर वो सच कह रहा है तो आप अपने आप को ठीक करिए। हर ऐसा आलोचक, हर आपका ऐसा पाठक जो आपकी रचना पसंद ना आने पर, मेरे ऐसे पाठक भी रहे जिन्होंने बाकायदा फोन करके कहा, साहब क्या लिख रहे हैं आप, ये क्या लिख दिया आप? तो उसने कहा ऐसा। अब मैं उससे लड़ने लगूं और उससे मैं क्या, हाँ यार हो गया वो गलती, मैं देखूंगा, मैंने तुम्हारी बात सुनी, तो आप सुनो समझो। तो ये धार वहां से आ रही है सब, जयपुर तक ये धार जो पहुंच रही है। और आप जयपुर में उसका पैनापन जो महसूस कर रहे हैं, वो यूं है कि आप मनुष्य के लिए सोचते, ना मैं कांग्रेस के लिए सोचता, ना मैं बीजेपी के लिए सोचता, ना मोदी साहब के लिए सोचता। मैं यहाँ बता दूं कि जब मेरे को पद्मश्री जिस साल मिलना था, मुझे एमपी गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ने मुझसे बात की थी कि आपका जा रहा है और मुझे कुछ ये चीजें, बायोडेटा आपके पास होगा, आप दे दीजिए। तो मैंने कहा था, सर हिंदी में दो तरह के लेखक हैं, एक जो लिखते हैं और एक है जो बायोडेटा बनाते हैं। तो मेरे पास कोई बायोडेटा नहीं है, तो नहीं भी था मेरे पास। फिर मैंने प्रभु जोशी से कहा कि मेरा एक बायोडेटा बना के यार कुछ तारीफ वाला भेज दो तो मैं इनको दे दूं। ऐसे करके गया था और उसी समय मैंने तानाशाह पर एक निबंध लिखा। तानाशाह पर एक निबंध नाम से दिया था, फिर मैंने उसका टाइटल बदला, सावधान नीचे आग है। और वो मेरे कॉलम शुक्रवार में फोर्टनाइटली आता था, उधर भेज दिया मैंने। और उन्होंने भी होशियारी की, उसमें मोदी जी की तस्वीर को तानाशाह की पूरी पोशाक पहन के और उसका कार्टून लगाया। और मुझे तब किसी ने, मुझे नाम भी याद आ रहा, पीएम हाउस से किसी ने फोन किया था कि वो मेरे प्रशंसक थे और बड़े सीनियर आईएएस अफसर थे, कि ज्ञान जी आपका पद्मश्री के नाम आया है, आप ये क्या लिख रहे हैं? और ये कटिंग, अच्छा उन्होंने नहीं पढ़ा था, किसी ने कटिंग भेज दी थी, हमारे किसी अच्छे मित्र ने वो कटिंग भेज दी थी ऑलरेडी, कि देखिए ऐसा लिख रहे हैं। तो मैंने कहा सर मैंने इस लिहाज से सोच के कभी लिखा नहीं, और सॉरी कर आपको धक्का लगा इस बात का, आपके प्रयासों का, कि आप कह रहे हैं आप उन्होंने कहा मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि आपको पद्मश्री मिलना चाहिए, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और आप ऐसा लिख रहे हैं। तो मैंने कहा इसको छोड़ दीजिए अलग, और जिन कारणों से आप पद्मश्री देना चाहते हैं वो तो इस लेख से पहले के हैं ना, तो आप उन कारणों पे दिलवाना चाहे दिलवा दीजिए, वरना मैं तो मैंने कभी सोच के कैलकुलेट करके नहीं लिखा। उसमें लिखा तो वो इतना ज्यादा, अब मैं अभी पढ़ूं कहीं आपको, अभी किसी एक में शायद दिया मैंने किसी में, अब शायद आएगा संकलन में, अगला संकलन जो एक मेरा आ रहा है, नेपथ्य लीला। तो उस नेपथ्य लीला में शायद ये आर्टिकल है। तो इसमें एक कैसे, क्योंकि नेहरू जी ने एक बार कहा था कि तुम मुझे इतना पॉपुलर मत बनाओ, नेहरू जी का वक्तव्य था ये, कि मैं तानाशाह हो जाऊं, मुझे इतना मत चाहो कि मैं तानाशाह हो जाऊं।
अभी उन्हें प्रेम की तानाशाही पे जो लिखा है, वो अगला नॉवल, वो उसमें यही तो है कि आप प्रेम में कैसे तानाशाह हो जाते हैं धीरे धीरे। जिनसे आप प्रेम करते हो उस पर तानाशाही कर तो ऐसे। तो मैंने एक लोकप्रिय नेता की लोकप्रियता कैसे तानाशाही में बदल सकती है, इससे डराया था लोगों को उस समय, उस आर्टिकल को लिख के। तो ये धार वहां से आती है, जब आप ये कैलकुलेशंस कुछ नहीं करते, आप कतई कोई कैलकुलेशन नहीं करते, कोई गणित नहीं लगाते, जैसा आप सोचते हो। और यहाँ हम गांधी जी को याद कर लें कि गांधी जी जब कहते हैं कि पंक्ति के आखिरी आदमी की सोचिए, तो हम आखिरी आदमी का सोच के लिखते हैं, जो अंतिम आदमी पर क्या बीत रही है। जब आप वो सोचते हो तो आपका व्यंग अच्छा बनना चाहिए, आपकी रचना अच्छी बननी चाहिए, जो भी लिखे। जी जी। एक सवाल जो कि अक्सर सभी व्यंगकारों से पूछा जाता है, और मेरा ख्याल है परसाई जी से भी पूछा गया था, आपसे भी पूछा जाएगा, अभी देखिए, मैं कोई पूछने वाला शास्त्रीय हूँ। प्रश्न हो तो मुझसे मत नहीं पूछिए, नहीं नहीं मेरे नहीं से नहीं शास्त्रीय नहीं नहीं प्रश्नों नहीं का नहीं शास्त्रीय नहीं उत्तर नहीं देते बनते नहीं। उसके लिए हमारे हिंदी विभाग के बहुत सारे अच्छे व्यंगकार हैं जो इन बातों का जवाब दे सकेंगे, हमसे बनता नहीं, वो भाषा नहीं है हमारे देखिए सर, पास। ये ऐसा है कि हिंदी विभाग से ही सवाल आया है, हाँ, ये हिंदी और विभाग का ही है। हमारे सामने भी हिंदी विभाग, हमारे सामने हिंदी विभाग बैठा हुआ है, और ये प्रश्न आपने पहले ही डरा दिया कि ये कुछ हिंदी विभाग टाइप का प्रश्न होगा, है ना? और परसाई से और शरद जोशी से प्रश्न पूछा गया ऐसा तो है कि हम उस समय जी जी व्यंग्यारों से कुछ ऐसी सेट प्रश्न पूछे जाते थे, तो मुझे डर लगा उस सेट प्रश्न तक तो नहीं जा रहे आप। पूछिए जी, को पूछिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी, एक बात आपको मैं बताता हूँ, ये हिंदी की ही नहीं, हमारी पूरी दुनिया के साहित्य की परंपरा है कि जब भी आलोचक को या अध्यापन को मुश्किलें होती तो रचनाकार के पास ही जाता है। रचना सर्वोपरि है, हम बार बार कहते हैं, तो रचना सर्वोपरि है, रचनाकार सर्वोपरि है। सवाल है कृष्ण मोहन झा का, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में। उन्होंने पूछा है कि कुछ लोग व्यंग को साहित्य की एक विधा मानते हैं और कुछ उसे एक विशिष्ट शैली। आपका क्या सोचना है इस विषय? हाँ, ये विवाद के व्यंग हमारे यहाँ तो आप सोच नहीं सकते कि इस पर कितनी ज्यादा मतलब कुत्ता फजीहत, थुक्का फजीहत और जूतम पैजार, जो जो शब्द आप सोच सकते हैं अच्छे वाले, ये मुक्ता सारी फजीहत। बहुत होती रही है। और व्यंग के नाम पे जो भी लिखा जा रहा है, खासकर उनकी चिंता बहुत है। वो वास्तव में उनका बहुत बड़ी एक तादाद व्यंग लिखने वालों में उनकी हो गई है, जो बिना सोचे समझे व्यंग लिख रहे हैं, और उसे वो जिद है उनकी कि इसे व्यंग कहा जाए। कोई परसाई से जब पूछता है, या मुझसे भी पूछे, या शरद जी से पूछा, या अभी जो अच्छा व्यंग जो गंभीरता से लिख रहे हैं, चाहे प्रेम जन्मेजय जी हों, चाहे हरीश नवल साहब हों, या शांतिलाल जैन हों, या कैलाश मंडलेकर एक बहुत अच्छा व्यंग लिखते हैं। ये सारे जो व्यंगकार हैं, ये कभी ये सोच के नहीं लिख रहे कि व्यंग विधा लिख रहा हूं मैं, या ये स्प्रिट बनेगी, या क्या कहा जाएगा। मुझे जब साहित्य अकेडमी के लिए मेरा 12मासी आखिरी 2 में था, आखिरी 2 किताबों में 1 को सिलेक्ट होना था, और उसमें श्रीलाल शुक्ल थे और 2 और थे, उनका नाम नहीं लूंगा, और कलिकथा को मिला था उस समय। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुमने इसको व्यंग्योपन्यास क्यों कहा? बाद में श्रीलाल जी ने, तुम्हें व्यंग्योपन्यास कह के तुमने उसकी कीमत घटा दी यार। मेरे से लोग जो बाकी 2 थे वो लड़ने लगे, यार ये व्यंग्योपन्यास, इसको तुम दे रहे हो, देना चाहते हो। तो तो व्यंग को अभी भी परसाई लाख लाख वो कह के चले गए कि हमने हरिजन बस्ती से हटा के और मुख्य बस्ती में ला दिया। परसाई लाने की कोशिश की है, जैसे गांधी जी ने हरिजन कह के उनको अछूता उद्धार करने की कोशिश करी, पर जो मानसिकता है वो तो नहीं बदली है अभी भी। और उसके पीछे कारण भी है, ऐसा नहीं, व्यंगकार को भी खुद अपने गिरेवा में झांकना चाहिए। विधा क्यों नहीं अभी तक लोग स्वीकार करते हैं, ये प्रश्न अभी तक क्यों बना है? व्यंगकार तो कहता है कि हम ये विधा है अब। और व्यंग में तो एक व्यंग व्यंग जैसी बात मजेदार हुई कि एक सम्मेलन व्यंग का हो रहा था कहीं, मैं नाम नहीं जानता कहाँ हो रहा था वो। काफी सारे व्यंगकार थे देश के, जहाँ जहाँ
वोटिंग करा के कहा गया कि व्यंग्य विधा है, तो लोगों ने वोट करके ऐसा कहा कि हम सहमत हैं क्या ये व्यंग्य विधा है। तो अब अगर वोटिंग से तय होने लगेगा कि कौन सी चीज विधा है, कौन सी चीज विधा नहीं है, मुझे लगता है विधा है। अब इतना लिखने के बाद आप मुझे कैसे डिस्क्राइब करोगे परसाई को? लोग कहते हैं कि परसाई जी बहुत बड़े गद्यकार थे, पर देखिए अपने दिल से पूछिए, दिल से पूछिए और बताइए मेरे को कि क्या आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपका मन तो कह रहा है कि बहुत बड़े व्यंगकार थे ये कहने का। आप दुनियावी और ये जो राजनीति है और जो फलसफा है साहित्य में एक चलता है, उसके साथ होने के लिए आप कहते हो कि नहीं वो व्यंगकार नहीं बहुत बड़े गद्यकार थे। व्यंग तो गद्य ही है ना, तो बड़ा गद्यकार तो हो गया, एक बड़ा व्यंगकार बड़ा गद्यकार ऑलरेडी हो गया। तो मैं अगर बड़ा उपन्यासकार हूँ और मैं व्यंग्य में भी कुछ उपन्यास लिखे हैं, उपन्यास में आप कह सकते हो कि शैली है शायद व्यंग्य की आई है, पर आपका तो मूलतः उपन्यास है, तो कह लीजिए। पर व्यंग्य को मैं विधा का सम्मान देना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि हाँ व्यंग्य विधा है अब तो, क्योंकि बहुत कठिन है एक एक छोटी कहानी में भी पहले वाक्य से आखिरी वाक्य तक व्यंग्य के तेवर समेटना। तो ये स्प्रिट नहीं कहलाई फिर ये तो फिर पूरी स्प्रिट की बॉटल हो गई। तो सब कुछ है, ये व्यंग्य विधा है। जी, लगता है ठीक विधा है, बात मैं है, इसे विधा मानता हूँ। हाँ जी। ठीक बात है। ऐसा अभी आपने परसाई जी का नाम लिया, एक सवाल है परसाई जी और शरद जोशी को ध्यान में रख के पूछा है संभावना ने कि आप शरद जोशी और परसाई जी की व्यंग्य कला में क्या अंतर दिखाई पड़ता है? ये प्रश्न बहुत पहले और बहुत बार बहुत मंचों से बहुत लोग इस पे जवाब दे चुके, और इतना स्पष्ट अंतर है दोनों में, और दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अगर हम दोनों को मिला दें तो पूरक हैं एक दूसरे के, क्योंकि जितना भाषा पर, जितना व्यंजना पर, जितना विट पर, और जितना तरह तरह के फैंटेसी के प्रयोगों पर शरद जी ने काम किया, वो परसाई ने नहीं किया। पर परसाई में जो वैचारिक आग है, विचार है जो, वो इतना क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है जरा सा भी। आप शरद जी को जब पढ़ते हैं तो आप इस बात के लिए अहोभाव से भर जाते हैं कि यार इसको ऐसा भी कहा जा सकता था, ये वाक्य कितना चमत्कारी ढंग से लिखा जा सकता था। ये बात वैसे नहीं कि परसाई अगर चिंतक, परसाई का लेखन मूलतः एक बड़े चिंतक का लेखन, बहुत बड़े चिंतक का लेखन, अपने समय की चिंता, अपने समय की राजनीति की चिंता है, अपने समय के आम आदमी की चिंता, उसमें फिर वो इतनी ज्यादा सघन है वो चिंता कि वहां फिर भाषा का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रेमचंद है एक्चुअली, प्रेमचंद हैं। और शरद जोशी व्यंग्य के ऋणु है। कहा प्रेमचंद ने गोदान लिखा, ऋणु ने मेला आंचल लिखा। दोनों गांव की कहानियां हैं, दोनों के कहने का अंदाज देखिए, दोनों में गांव में क्या चीज देखते हैं और कितने वो गांव में आनंद देखते हैं। रेणु उस आनंद की चीजें और धीरे उनका भोलापन देखते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। और गोदान गांव में जो यथार्थ घट रहा है, जो शोषण हो रहा है, जो गरीबी है, गोदान वहां जाता है। और प्रेमचंद भाषा की परवाह नहीं करते, उससे साधारण इतना सीधा सपाट लिखने वाला कोई लेखक कहानी में है जो सीधे बात करता है, भूमिका में नहीं बांधता। प्रेमचंद कहानी यूं शुरू कर देते, आप कोई सी भी आप ले लीजिए। उनके बाद अमरकांत आए ऐसा लिखने वाले, जो फिर जी, आपके जी। और हमारे स्वयं प्रकाश जी आए हैं, हम कहेंगे, जो कि इस तरह से सीधे बात कहना, कोई भूमिका नहीं बांध रहे, कोई तामझाम नहीं कर रहे, कोई भाषा का खेल नहीं कर रहे, शैली के लिए चिंतित नहीं है, बस आ गया तो विचार इतना प्रखर है, वो वैचारिक ताप इतना है, ऊष्मा उसमें इतनी है कि फिर आपका भाषा पर और इस पर नहीं जाता, आप सीधे पाठक के दिल में घुस जाते हैं। और इसलिए परसाई बहुत अलग है और ये बिल्कुल अलग है। दोनों का अपने अपने एक स्थान है। अगर एक नया लेखक, ये तो पाठ विश्वविद्यालय है अब तो आपके लिए सीखने के, इनका लेखन पढ़ना हर नए व्यंगकार के लिए, वैसे मैं कहूँ हर विधा को पढ़ना जरूरी मानता हूँ। मैं हर जगह कहता हूँ कि व्यंगकार को केवल व्यंग नहीं पढ़ना है, पर कम से कम व्यंग तो पढ़ना है। चल तू और कुछ मत पढ़ यार, तू परसाई को तो पढ़ ले। तू तो बिना परसाई और व्यंग शरद जोशी को पढ़े भी व्यंग लिखने लगा है,
क्योंकि मुसद्दी लाल क्या लिख रहे हैं, जिनकी छप रही है इस समय, आप उनको पढ़ के उन जैसा लिख के समझते हैं, बहुत अच्छा लिखेंगे। तुमने परसाई को ही नहीं पढ़ा, तो कम से कम परसाई को पढ़ लो यार, कम से कम तुम शरद जोशी को पढ़ लो। इन दोनों से सीखने की अलग अलग चीजें। भाषा को तुम, भाषा के तेवर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं व्यंग को रेखांकित करने के लिए, व्यंग को अंडरलाइन करने के लिए, ये परसाई आपको शरद जोशी सिखाते हैं। पर कोई भी भाषा या शैली का खेल, मैंने कहीं कहा भी है, ये अगर केवल वही करके रह जाएंगे आप, और उसमें कोई विचार नहीं होगा, कोई कहन नहीं होगी, जो आपकी चिंता नहीं होगी, आप जो कह रहे हो जो पात्र है उसका जीवन नहीं आएगा वो, तो फिर मैं कहूंगा कि वो एक, हम कहते हैं ना सधवा की लाश जो होती है, सधवा जब मर जाती है तो उसे सजा धजा के और हम पहुंचाते हैं अंतिम क्रिया के लिए, तो ये सधवा की लाश है फिर, जिससे खूब सजाया गया है, उसे वैसा ही सजाया गया है जो शादी के दिन सजाया गया था, पर उसमें प्राण नहीं है। तो आप पर शरद जोशी से ये सीखते हुए ये भी देखिए कि उसमें प्राण कैसे आते हैं, और उस प्राण का अगर महत्तम रूप देखना है तो परसाई को देखिए कि कैसे प्राण एक एक पंक्ति में प्राण स्पंदित होता है रचना में, ये परसाई को पढ़िए। तो हर रचनाकार अपने आप में आपको सिखाता है। मैं तो कहूंगा आप त्यागी जी को पढ़िए, और कैसे हास्य को आप कहां से जनरेट कर सकते हैं, हवा में कैसे गांठ बांध सकते हैं, जहां कुछ नहीं है वहां से हास्य आप कैसे पैदा कर सकते हैं। तो आप देखिए तो यार, पर आप आमतौर पे हमने परसाई और शरद जोशी को प्रतिद्वंदी बना दिया। कुछ परसाई भक्तों ने ऐसा किया, परसाई के मरने के बाद, परसाई के और परसाई के जीवन के रहते हुए ही, बल्कि कहूंगा अंतिम दिनों में, कुछ परसाई भक्तों ने परसाई पर कब्जा कर लिया। अब वो चाहते हैं कि तुम परसाई के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, और वो परसाई की शुरू कर देते हैं। अभी मैंने एक संस्मरण परसाई जी के, वो मेरे संस्मरणात्मक उपन्यास का हिस्सा है वैसे, और वो मजे से लिखा संस्मरण है, यही अंजनी चौहान वाला, एक थे असु एक थे बसु। अंजनी चौहान उनके बहुत क्लोज रहे हैं परसाई के 3 साल। तो मैंने उस हिस्से में परसाई का उतना हिस्सा लिखा जब वो अल्कोहल वगैरह लेने लगे थे, दारू पीते थे, और वो परसाई के खराब दिन थे, मतलब कहेंगे लेखन भी कमजोर होने लगा था क्योंकि वो दूसरी चीजों में उलझे रहते थे, और वो अल्कोहलिक जैसे हो गए थे, सबको पता है। मैंने उस समय के कुछ संस्मरण लिखे तो लोग मेरे ऊपर चढ़ गए, परसाई भक्त, क्या आप परसाई के लिए ऐसा बोल रहे हैं, जैसे आपने बुद्ध भगवान के लिए कुछ कह दिया हो। तो हम जब देवता में तब्दील कर देते हैं ना एक बड़े लेखक को, तो आप उसे डिस्कशन से बियॉन्ड कर देते हो। ये तो जानना बहुत जरूरी है ना कि परसाई का जीवन कैसा था। अगर जानोगे तो उनके लेखन को भी पहचानोगे। हर आदमी कैसा जिया है वैसा ही उसका लेखन भी आता है, कहीं ना कहीं आप एनालाइज कर सकते हो। तो मुझे लगता है हर लेखक का जीवन भी बहुत खुला हुआ पता होना चाहिए पाठक को, अगर वास्तव में वो उसको एनालाइज करना चाहता है, लेखक को भी। तो मुझे लगा था, मैंने उस लिहाज से परसाई पर लेख लिखा है। मैं परसाई का भयंकर प्रशंसक हूं। अभी जो मैंने कहा है, शायद एक परसाई के बारे में कोई इतना इस तरह से नहीं बोला हुआ जो मैं कह रहा हूँ परसाई को। पर परसाई का ये वाला पक्ष भी तो है ना जो कहा जा सकता है। तो परसाई भक्तों ने ये तय कर दिया कि, और ये प्रश्न वहां से उठ के आते हैं कि कोई से ये प्रश्न पूछे, फिर वो कहें यार शरद जोशी बड़े कमजोर हैं, परसाई बहुत जबरदस्त थे, शरद जोशी यहाँ हैं, परसाई वहां हैं। और या कोई कहे कि भाषा तो है ही नहीं परसाई के पास। ये एक साहित्य की ही राजनीति, ओछी राजनीति से उपजा हुआ प्रश्न भी निकला है, जो अब धीरे धीरे वो फैला और लोग दुविधा में पड़ गए। तो संभावना जी ने शायद पूछा ये, है ना, संभावना जी का प्रश्न है ना, ये संभावना जी ने जो पूछा है ये प्रश्न, उस ये विवाद में जो चलते रहे ये उसका नतीजा है। दोनों बहुत महान लेखक थे अपनी अपनी जगह, बहुत अलग किस्म के थे। और परसाई जी, बता दूं आपको, शरद जी को बहुत पसंद करते थे, बहुत पसंद करते थे। और शरद जी बाद के दिनों में जब विवाद कुछ दोनों के बीच में हुआ था, मैं उसका गवाह हूँ कि मेरे पास वो एक रात पूरी गुजारी थी उन्होंने, और उनका बहुत बड़ा हिस्सा 1-1.5 घंटे वो इस बात का दुख प्रकट करते रहे कि परसाई को लोगों ने मेरे खिलाफ बरगलाने की कोशिश की। तो परसाई को तो शरद जोशी बहुत पसंद करते थे, शरद जोशी को परसाई बस पसंद करते थे। पर जैसे आजकल मुंह के सामने लगा के पूछ लेते हैं, आपसे कुछ कहलवा लेते हैं ना, ऐसा परसाई से लोग कहलवा लेते थे शरद जी के लिए, फिर उसको वायरल करते थे। उस जमाने में वायरल का तरीका ऐसा नहीं था, तो अखबारों में इधर उधर बात करके वायरल करते थे। और ऐसा ही है, दुनिया ऐसी है भाई साहब। भाई साहब कह दिया।
नहीं। संभावना जी, हम लड़कियों को भी भाई साहब कह देते हैं, तो भाई साहब ऐसा ही है। दुनिया ऐसी ही है, इसी दुनिया के बीच से प्रश्न उठेंगे और इसी में आपको उत्तर तलाशने होंगे और इसी में आपको कोई ज्ञान चतुर्थी मिल जाएगा जो शायद खरी-खरी बात कह के शायद आपका उत्तर देने की कोशिश करे, आपको मिल गया होगा। चलिए बताओ पल्लव जी। बढ़िया, बढ़िया। तो अगला सवाल भाई साहब का है। भाई साहब मानवेंद्र सिंह जी भाई साहब इसीलिए हैं कि बनारस में पढ़ते हैं और खूब खूब ज़बरदस्त सक्रियता रखते हैं फ़ेसबुक पर। लगातार हर हफ्ते किसी न किसी का कविता पाठ, किसी का कहानी पाठ, लगातार कुछ-कुछ करते कराते रहते हैं। तो मानवेंद्र जी ने ये सवाल पूछा है, व्यंग किसी भी समाज की जीवंतता और गतिशीलता से नाभि-नालबद्ध जान पड़ता है। हमारे पारंपरिक मौखिक आख्यानों तक में यह दिखाई पड़ता है। व्यंग हमारे समाज के सहज दैनिक बोध का हिस्सा रहा है, एक तरह से इनबिल्ट अंतस की किसी गहरी वस्तु की तरह। इस दृष्टि से ग्लोबलाइजेशन के दौर में तेजी से बदलती इस दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं, साहित्य से इतर सामान्य जनमानस का बोध व्यंग को लेकर कितना बदल गया। बहुत पहला तो उनका स्टेटमेंट है, उसमें प्रश्न नहीं है। उनका जी, स्टेटमेंट है जी, जो हम भी मानते हैं कि जी, अ, व्यंग नालबद्ध जब तक नहीं होगा जीवन से, और निश्चित ही पिछले 10 साल, अगर मैं तो ये मानता हूँ कई फ़िल्में भी ऐसी हुई हैं जहाँ टाइम मशीन वग़ैरह जहाँ फ्यूचर में आदमी को पहुँचा दिया और वो पहचान ही नहीं रहा क्या हो गया, या ये 10 साल पहले का मरा हुआ कोई आदमी और पुनर्जीवित अभी हो जाए, अभी बहुत दिन नहीं हुए, 10 साल के बाद अभी, तो पाएगा मैं कुछ बिल्कुल ही गलत दुनिया में आ गया, नई दुनिया में आ गया कि ये दुनिया तो थी ही नहीं। ये दुनिया इस कदर बदल गई। ये दुनिया इस कदर बदल गई कि हमारे जो हम रह रहे हैं, जो हमारे नहीं है, इसी में रह रहे हैं, जिंदा रहते हुए सीखा इस दुनिया से, अभी भी हमें लगता है कि हम इस दुनिया को समझ ही नहीं पा रहे। इस दुनिया को समझ ही नहीं पा रहे। शायद व्यंगकार भी इस दुनिया को जो बदल रही है, ये नालबद्ध होने के बावजूद या नालबद्ध होने की घोषणा करने के बावजूद या नालबद्ध होने का दावा करने के बावजूद, कहीं एक होता नालबद्ध जब कहते हैं ना, अम्बिलाइकल कॉर्ड, है ना? हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं अम्बिलाइकल कॉर्ड, जिससे आपको रस मिलता है जीवन का, जहाँ से बच्चे को माँ रक्त देती है और आप जिंदा रहता है बच्चा। तो नालबद्ध हैं, पर रस आना बंद हो गया है। व्यंग में अब ये हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि हम समझ नहीं पा रहे कि रस क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हम शायद इस जीवन को उतनी गहराई से समझ नहीं पा रहे। और इसीलिए मेरे पागल खाना का जितना विरोध और जितना क्रिटिसाइज व्यंगकारों ने किया, और बड़े समझदार व्यंगकारों ने किया, कि ये तो बड़ा अपठनीय हो गया, ये तो समझ ही नहीं आता। हाँ, ये दुनिया नहीं समझ में आ रही ना यार, वही तो कहानी है पागल खाना की, कि ये बाजार वाली दुनिया नहीं समझ में आ रही, ये ग्लोबलाइजेशन की दुनिया नहीं समझ में आ रही, ये दुनिया बहुत बदल गई है। मैंने उसकी कहानी कहने की कोशिश की है ना। तो व्यंग में लोग तैयार नहीं है लगता है अभी। वो अभी भी बाजार मॉल वॉल का और ऐसे छोटे मोटे फुटकर व्यंग लिखकर इसको समझना चाहते हैं, जबकि ग्लोबलाइजेशन में आपको दूर सुदूर देश का आदमी बैठा हुआ आपकी दुनिया बदल सकता है, बिना बिना कोई बमबारी वाले जहाज भेजे, बिना कोई फौज उतारे, वो आप पे कब्जा कर सकता है, आपके मन पे कब्जा कर सकता है। आप देखिए ना नेटफ्लिक्स, आप देखिए अभी अमेजन जो 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 आ रही हैं प्लेटफॉर्म, क्या ओटीपी प्लेटफॉर्म कहलाता है, ओटीपी प्लेटफॉर्म पर जो सीरियल्स आ रहे हैं और वो आ रहे हैं, वो देखिए आपकी समाज की व्यवस्था को बदल देगा, कि उसमें कोई सेंसर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और एक नई दुनिया सामने ला रहा है बाजार। ये एंटरटेनमेंट का बाजार है, जो यथार्थवाद दिखाने के नाम पर आपके समाज को बदल देगा, आपके समाज की स्त्री पुरुष के रिश्ते को बदल देगा, उसकी सोच को बदल देगा, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में। मैं खुद देखता हूँ ये सारे सीरियल, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत हो रहा है सही हो रहा है, उस पर बात नहीं हो रही है। मैं कुल ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और मानवेंद्र जी ने बहुत अद्भुत बात कही है, और ये प्रश्न उन्हें सारे व्यंगकारों से पूछना चाहिए, खासकर जो व्यंग, वरना कविता भी और कहानी में भी आप कितना बाजार को समझ पाए हैं, पर मुझे लगता है कविता ने समझा है। पर मैं अपना उदाहरण दूंगा, मैंने बाजारवाद के खिलाफ और ग्लोबलाइजेशन को लेके जो समाज बदला है, इस पे बहुत से फुटकर लेख भी लिखे हैं, प्रेम को बदला है।
मेरा एक 21वीं सदी में प्रेम, ये एक मैंने लिखा था कि एक आदमी लैपटॉप पे बात कर रहा है और शताब्दी एक्सप्रेस में बैठा है, एक प्रेमिका से बात कर रहा है, दूसरे को हड़का रहा है, तीसरे की व्यवस्था कर रहा है, कैरी लौंडिया पीछे पड़ गई, इसको जरा ठीक करना। ये सब चल रहा है ये आज की दुनिया का। तो आपको ये सब ये जीवन के पक्ष नहीं समझेंगे आप, और इसीलिए राजनीति बदल गई। आपको लगता है कि ये कोई गवर्नमेंट चला रही है देश, तो आपकी गलतफहमी है, इसको भी समझ लें। जब तक वेंकार ये नहीं समझेगा कि बाजार चला रहा है यार, बाजार तय कर रहा है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, बाजार तय कर रहा है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री अगर गलत बन गया है तो ये कब तक इसे बर्दाश्त करा जाएगा, कब इसे हटा दिया जाएगा, कब क्या किया जाएगा, ये बाजार तय कर रहा है। वेंकार नहीं समझ रहा, वो छोटी चीजों में उलझा हुआ है। वो विधायकों की खरीद फरोख्त पर आर्टिकल लिखेगा, ये तो बहुत उसका आफ्टर इफेक्ट है। ये तो आपको बुखार आ गया पर मूल में कोरोना है, तो आप कोरोना पर ध्यान दिए बिना बुखार का इलाज कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हमने बीमारी पकड़ ली। ये वेंकार के साथ ये हो रहा है, तो वो समझने को तैयार नहीं है कि बड़ी जटिल सी प्रक्रिया है पूरे खेल की। खेल बहुत जटिल है ये बाजार का। इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं, आलोक पौराणिक इकोनॉमिक्स में व्यंग, उनके व्यंग में बहुत जगह बाजार का खेल है और बहुत बढ़िया ढंग से लिखा गया है। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे प्रशंसक इस बात को लिखे कि आप बाजार पर लिखते हैं, क्योंकि आप बाजार वाले आदमी नहीं है, आप तो अपने तो कॉमर्स पढ़ा ही नहीं, आप तो डॉक्टरी वाले हैं। हमने दूसरे ढंग का कॉमर्स देखा है, डॉक्टरी का कॉमर्स वो हमने बहुत पहले से देखा है। हमारे पिताजी भी डॉक्टर थे, तो हमने तो बचपन से देखा है डॉक्टरी का कॉमर्स कि डॉक्टरी कैसे कॉमर्स में तब्दील हो गई है। उतना ही कॉमर्स देखा है हमने, बाकी कॉमर्स हमने भुगत के सीखा है और देख के सीखा है। तो बाजार के इस दुनिया में जो आप बात कर रहे हैं, व्यंग को निश्चित ही बदलना पड़ेगा, वरना व्यंग जो लिख रहा है वो एक पैरेलल रास्ते पे चल रहा है, मूल जगह से हट रहा है। वो समझ ही नहीं रहा कि जीवन की धारा ही बदल रही है। आप उस जीवन की धारा का लेखन नहीं कर रहे हैं, आप बहुत छोटी चीजों में उलझे हुए हैं। पॉलिटिक्स में भी आप बहुत छोटी चीजों की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स उससे गहरी हो गई और गहरे में जाओ तो पीछे बाजार मिलता है। जब तक आपको ये सारा एनालिसिस नहीं आता व्यंगकार को, इसीलिए व्यंगकार को केवल व्यंग पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसे इकोनॉमिक्स की भी समझ चाहिए, उसे राजनीति की बहुत गहरी समझ चाहिए, उसे विदेशी राजनीति की भी बहुत गहरी समझ चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है वो आज तक, और जो जो चैनल्स कितने उनको देख के ना समझें, आपका अपनी दृष्टि हो और आप समझे दुनिया में क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति क्या कह रही है, उससे क्या आफ्टर इफेक्ट्स इधर उधर आ रहे हैं, चीन की राजनीति क्या कह रही है, छोटे देश कहाँ जा रहे हैं, बांग्लादेश की राजनीति क्या कह रही है। आप इन सबको समझेंगे तो आप फिर हिंदुस्तान को समझेंगे। अभी तो आप हिंदुस्तान को ही नहीं समझ पाते, इसीलिए क्योंकि अब हिंदुस्तान अकेला नहीं रह गया। अब हिंदुस्तान एक बड़े बृहद सीन का दृश्य, एक बृहद दृश्य का एक जस्ट एक पार्ट है। पूरे इग्नोर करके आप केवल हिंदुस्तान और यहाँ के समाज पर नहीं लिख सकते। अब आप एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हिस्सा है, एक बाजारवाद और क्या कहेंगे सर्वग्रासवाद जिसने सबको ग्रास कर लिया, ये आप उसका हिस्सा हो गए। तो निश्चित ही आपकी चिंता मानवेंद्र जी बहुत बहुत जायज है। काश की आपकी चिंता मेरे व्यंगकार मित्रों को भी पहुंचे और वो अपने आप को फिर रिव्यू करें कि वो जो लिख रहे हैं वो इसी दुनिया का है या बहुत पुरानी दुनिया का की चिंताएं लेके बैठे हैं, या जबकि चिंताओं का स्वरूप भी बदल गया है, पूरा बदल गया है, पूरा बदल गया। जी जी, एक सवाल महाराष्ट्र के एक पाठक हैं रामहरि काकड़े। तो रामहरि जी पूछ रहे हैं व्यंग के प्रभावोत्पादकता पर, व्यंग की प्रभावोत्पादकता पर असहिष्णुता का कौन सा प्रभाव पड़ा है या पड़ सकता है? असहिष्णुता के खिलाफ लिखना व्यंग का कर्तव्य है, क्योंकि हम हर कहें आप जरा सा हमारे भी जवान पलटती कठिनाई से असहिष्णुता के खिलाफ पूरा लेखन है। व्यंग तो है ही, मैं सब तो कविता भी उसके खिलाफ है। ये मानव मूल्यों के खिलाफ एक भाव है असहिष्णुता का। अगर मैं सहिष्णु नहीं हूं, अगर मैं दूसरे आदमी को बर्दाश्त नहीं करता, वो सामने बैठ गया है और मुझे अभी तक अच्छा लग रहा था, जैसे मुझे इस जाति पता लगी और मेरा भाव बदल गए उसके लिए, तो वो तो फिर मानव विरोधी बात आ गई वहां पर।
अब अस्पृश्यता के खिलाफ आप जब कर रहे हैं तो जो कास्ट की पॉलिटिक्स चला रहे हैं, अगर वो बीच में आ गए तो आप उनसे डर के ना लिखें, आपके व्यंग का पैनापन खत्म हो जाए, आप या उस सब्जेक्ट को अवॉइड ही कर दें, या बहुत ज्यादा व्यंजना में जाकर लिखें ताकि बात कम से कम उनको तो ना समझ में आए जिनके खिलाफ लिखी जा रही है। तो ये सारी चिंताएं हैं, इस समय की चिंताएं हैं, ये भी चिंताएं। एक तरफ दुनिया बहुत उदार और बहुत बड़ी और ग्लोबलाइज हो गई है, और एक तरफ दुनिया बहुत सक्रिय और बहुत छोटी और बहुत ओछी भी हो गई। ये एक साथ हुआ है, एक साथ हुआ है। ये बड़ा अजीब समय है, ये बहुत अजीब समय है। और इस समय की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। इस समय आप परसाई के, शरद जोशी के और जो लेखन के आपको कुछ टूल्स बनाने ही पड़ेंगे ताकि आपका व्यंग्य समय के साथ चल सके। नहीं तो आप असहिष्णुता के खिलाफ व्यंग्य को खड़ा ही होना पड़ेगा, जैसे असहिष्णुता के खिलाफ कविता को भी खड़ा होना पड़ेगा, सबको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप लेखक नहीं भी हैं तो मैं इनसे पाठक साहब से, ये पाठक जी हैं के नाम भूल गया हूं मैं, ये श्री महाराष्ट्र से जो रामहरि काकड़े, रामहरि काकड़े। रामहरि काकड़े जी को भी अगर पड़ोस में कहीं ऐसा कुछ हो रहा है तो वो खड़े होने की हिम्मत करना पड़ेगी, असहिष्णुता के खिलाफ बोलना पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा कि यार ये एक बड़ा आदमी है और ये कोई दूसरा ले रहा है तो मैं कैसे करूं। तो वही जो आप लेखकों से एक्सपेक्ट करते हैं वो पूरे, अगर हिंदुस्तान का आम आदमी अगर महसूस तो करता है पर वो भी खड़ा होना शुरू करे कुछ कुछ जगह पर, आधा ही खड़ा हो, पूरा ना खड़ा हो, तो माहौल बदलेगा सब, और लेखन को जी भी जी, ताकत मिलेगी। तो सब हम सही बात। लेखक से ही सारी उम्मीदें मत करिए। हम हमें बड़ा अच्छा रहता है कि भाई अब थानेदार तो है, वो चोर को पकड़े, हमने तो घर खुला छोड़ दिया, हमने तो कल ताला भी नहीं लगाया। कह रहे यार ये क्या पुलिस है, हमारे यहाँ चोरी हो गई। ऐसा होता है कि कैसे क्या चोरी हो गई, मजाक चल रहा है क्या, पुलिस कह रहे थे चोरी हो गई। अरे भाई तुमने अपना क्या किया, तो तुम अपनी जिम्मेदारी निभाते हो कि नहीं। तुम्हें इनको इनके को लेके इनको नहीं कह रहा, मैं सबसे कह रहा हूँ जो इस समय सुन रहे हैं कि यार आपका भी जिम्मेदारी है। आप ये मत सोचें कि लेखक कोई क्रांति कर देगा, लेखक आपको आपको एक दृष्टि देता है बस। कुछ एक्टिविस्ट लेखक हुए हैं जो एक्टिविस्ट भी थे, हर लेखक एक्टिविस्ट नहीं हो सकता, संभव भी नहीं। तो एक्टिविस्ट नहीं है तो इसलिए वो छोटा लेखक हो गया, ऐसा नहीं है। बड़ा लेखक भी बिल्कुल अकेला पेन में बैठ के भी बड़ा लेखक एक बड़ा लेखन कर सकता है और जीवन की आपको समझ दे सकता है। निर्मल वर्मा बहुत एकांत वाले आदमी हुआ करते थे, पर उनकी कहानी आपको जीवन की एक अलग तरह की समझ तो देती है ना। सही आप बात है। समझते तो हो उसको। तो हम निर्मल वर्मा को खारिज इसलिए थोड़ी कर देंगे कि वो तो कहीं धरने पे जाके नहीं बैठे, उन्होंने तो कभी किसी को के खिलाफ कुछ नहीं किया। तो ये सब चीजें एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पूरा समाज बदलेगा तो लेखक समाज का हिस्सा है। लेखक केवल जी दृष्टि दे रहा है आपको कहाँ गलत हो रहा है, और वो काम लेखक को करना पड़ेगा। उससे भी अगर लेखक बचेगा तो लेखक ही नहीं बचा, और व्यंगकार तो बचा ही नहीं। कि व्यंग की तो बुनियादी वही है कि विसंगतियां ढूंढ रहे हैं या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम विसंगतियों पर प्रहार करते हैं, हम द्वंद्व देखते हैं उसके बीच में जाते हैं, करते करते आप कुछ नहीं है पर बड़ी बातें करते हैं। ये बड़ी बातें करने की जगह वास्तव में विसंगतियों पर जाएं और उन पर उनकी समझ पैदा करते। प्रहार तो वो करेगा आपका पाठक, उसे विसंगति की पहचान बता दें, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। जहां वो भ्रम में है, गलत तो सबको दिखता है, पर जहां गलत करने वाले एक भ्रम पैदा कर दे कि ये सच है, वो भ्रम में है जो सच है। तो आप सच और गलत का जो भ्रम बीच में पैदा करते हैं झूठ बोलने वाले, उस भ्रम को दूर करना व्यंग का काम। व्यंग वो भ्रम दूर करे, ऐसा लगता है मुझे। जी जी जी। जी। एक सवाल है सीमा रानी द्विवेदी का। सीमा राय द्विवेदी। सीमा जी पूछ रही है, एक सीमा राय अच्छे द्विवेदी। व्यंग्य, जी जी, एक अच्छे व्यंग्य की क्या पहचान है और एक अच्छे व्यंग्य की परिभाषा क्या है आपके मन में? मैंने आपसे बहुत शुरू में कहा कि मुझसे शास्त्रीय किस्म के व्यंग्य क्या है, क्या एक रचना में से क्या चीज निकाल दी जाएगी कि वो व्यंग्य नहीं बचेगा। हाँ, ऐसे हमारे बहुत चलते हैं हमारे व्यंग्य,
कारों के बीच में बहुत चलते हैं, जो लोग अपनी कुछ उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं लोगों के बीच, अपनी, जिसे हम कहते हैं न्यूसेंस वैल्यू। ये प्रश्न वहां से आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिसमें कि, अब मैं सीमा राय जी को नहीं कहूंगा कि ये प्रश्न उनका वहां से आया है। ये कठिन प्रश्न है जी। जैसे कोई कहे जीवन क्या है, इस पर जीवन भर बहस की जा सकती है कि जीवन क्या है, श्वास क्या है, जीवन केवल श्वास है या श्वास से बढ़कर भी कुछ है। तो अच्छा ठीक है, श्वास अकेला श्वास नहीं है, तो हम श्वास निकाल देते हैं आपकी, तो जीवन बचेगा आपका। अब ये एक किस्म की जो हम शास्त्रार्थ, अर्थपूर्ण और निरर्थक शास्त्रार्थ दोनों में इसको काम लाया जा सकता है। मुझे व्यंग क्या है, ये मैं अभी तक इतने सालों से लिख रहा हूं, पर मुझसे अगर कोई प्रश्न परिभाषा ये पूछे कि आप जिसे कहते हो कि व्यंग है, ये व्यंग क्यों है, आप क्यों बोलते हैं, तो मैं वास्तव में आपको उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मैं बिल्कुल मानता हूँ, निरुत्तर हूं कि मैं कहूंगा कि ये, इसका उत्तर मुझे नहीं बनता कि किस चीज को व्यंग कह दोगे, कहां तक वो व्यंग है, कहां वो व्यंग नहीं रह गया। मुझे अंदर से लगता है, जैसे कई बड़े गायक हुए हैं जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली और बहुत अच्छा गाते थे, उनसे पूछो किस राग में गा रहे हो, तुमने कौन सा स्वर उठाया है, वो कहेगा ओपी नैयर थे। ओपी नैयर बहुत बड़े संगीतकार थे और उन्होंने कोई संगीत का, उन्हें कोई राग रागनी का उन्हें कहीं से सीखा नहीं था, वो सहज थी जो आती थी उनको, उस पर फिर आप डेवलप करते हैं। तो ऐसे व्यंग मेरे अंदर सहज आता है। क्यों मैंने वो वाक्य ऐसा ही लिखा, क्यों मैंने इसको ऐसा कर दिया, मैंने क्यों पैराग्राफ बदल के फिर एक पंक्ति का पैराग्राफ लिख दिया, फिर एक बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, इसका क्या बना। तो व्यंग का जो सौंदर्य शास्त्र जो कहलाता है, वो मेरा अपना सोच है। मैं उसकी कोई परिभाषा, जब आप बात करते हो ना, परिभाषा के लिए मुझे हिंदी वाले की तलाश है तो सामने बैठे हैं मेरे कोई नहीं, वो मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि देखिए, हम हिंदी 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 कहानी की आलोचना पर सबसे अच्छी किताबें कमलेश्वर जी और राजेंद्र यादव ने लिखी है। तो ऐसे ही जब भी हाँ, ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी, तो व्यंगकार क्यों नहीं लड़े। जब व्यंग आलोचना के शब्द नहीं के पर, जब नामवर सिंह जैसे आदमी ने कहा कि मैं परसाई पर इसलिए लिख नहीं सकता क्योंकि वो अभी भाषा और वो शस्त्र बने ही नहीं जिससे हम इनके लेखन की चीर-फाड़ कर सकें और बता सकें। ये बचने का एक तरीका था एक्चुअली, ये कह के आप लेखक की तारीफ भी कर दी एक तरीके से, और ये कह दिया देखो आप तो हमारे बस की बात भी नहीं है, आप तो इतना अच्छा लिखते हैं। तो ये उनकी बदमाशी थी एक्चुअली वो परसाई की तारीफ नहीं करना चाहते थे शायद उस तरह से, और उसके लिए मेहनत नहीं करी उन्होंने, कविता में थे वो। मैंने भी सोचा है कभी, और मैंने अपने हिसाब से बहुत बार व्यंग पर अपनी बातें कही हैं। बहुत सारे लेखों को मैंने एनालाइज किया है, पर वो भाषा और वो एक दो परिभाषा क्या होती है? परिभाषा मतलब 3 पंक्तियों में कुछ बात कह दीजिए जिसमें सब आ जाए। अब वो हमसे नहीं बनता। वो हम नहीं बता पाएँगे कि मुझे लगता है कि जिसमें विचार हो, जिसमें भाषा हो, जिसमें विट को साध सकें, जिसमें थोड़ा ह्यूमर की अगर ज़रूरत है तो, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ कतई ना आए। ये बहुत सारी शर्तें हैं जिसके साथ व्यंग बनता है। और जीवन हो उसमें, मुझे लगता है व्यंग की पहली व्यंग जो बहुत से लोग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं इसमें वो लोग अपने आप को शामिल ना करें कि शायद हम पर कहा जा रहा है, हम पर प्रहार कर दिया ज्ञान चतुर्थी ने, कल से शुरू हो जाएगा कि ज्ञान चतुर्थी ने कहा कि आज के व्यंग में जीवन नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो व्यंग कह के और एक जली हुई रोटी परोस रहे हैं कि इसको खाओ, तो वो देख नहीं रहे कि वो जली हुई रोटी है, इसे खाना मुश्किल है, बहुत कड़क हो गई है, कोयले जैसी है, गुटक नहीं सकते, चबा नहीं सकते, घाव हो जाते हैं पाठक के मन में उसको पढ़ते हुए। वो जूता लेके निकल नहीं सकता आपको ढूँढने, क्योंकि आपका पता नहीं छपता पीछे। आजकल तो आपका वो छपता है, ईमेल मेल छपता है। आईडी। तो पर हाँ, पर ऐसा भी लिखा जा रहा है। और ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा ये वाला प्रश्न पैदा करते हैं जो अभी इनके मन में, सीमा राय जी के मन में आया होगा, ऐसे ही व्यंग पढ़ के आया होगा कि अगर ये व्यंग है तो मैं क्यों नहीं लिख सकती, सही बात है। और भी कोई क्यों नहीं लिख सकता, सभी लिख सकते हैं ये व्यंग तो।
ये व्यंग्य है अगर तो उन्हें भ्रम होने लगता है कि फिर व्यंग्य क्या है यार, ये व्यंग्य करके छापा भी है संपादक ने, ये संपादक का व्यंग्य है बहुत बड़ा कि वो इसको व्यंग्य की मजबूरी में कि उसे एक कॉलम चलाना है, तो जो व्यंग्य नहीं है उसको व्यंग्य करके छाप रहा है। तो अब फिर व्यंग्य क्या है यार? अगर ये व्यंग्य के कॉलम में छपी हुई रचना व्यंग्य है, तो मेरी समझ से बाहर की चीज हो गई। वो पाठक बेचारा भ्रमित है कि फिर ऐसा तो बहुत जगह लिखा जाता है, ये तो संपादकीय में भी इस तरह की भाषा होती है, ये तो कई पत्रकार भी अपनी समाचार इस भाषा में लिख दिया करते हैं कई बार आजकल तो। समाचार पत्र को बेचना है अपने आप को, तो आजकल ऐसी भाषा समाचारों में भी होने लगी है। तो फिर वो परिभाषा की तलाश में ऐसे प्रश्न पूछते हैं जैसे कि सीमा रानी जी ने मुझसे पूछा है। मैं सीमा रानी जी आपका बहुत आदर के साथ आपको कहना चाहूँगा कि और मैं अपना विज्ञापन भी कर दूँ यहाँ पर कि मैं चाहूँगा कि आप मुझे पढ़ें खूब सारा, तो आपको पता चल जाएगा, इसकी परिभाषा मिल जाएगी आपको अंत में ठीक बात, कि सही व्यंग्य बात, क्या होता है। सही बात है। आप तो हाँ, इस पे मत पढ़ें कि खीर क्या होती है, आप एक बार 2 चम्मच खीर खा के देख लीजिए। आपको फिर कभी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि खीर की परिभाषा क्या है, कितना चावल, कितना उसका मिलके एक परिभाषा जो बनती है, उसे छोड़ दीजिए। और व्यंग्य में तो कई होते हैं, व्यंग्य में हमारे एनालाइज़ करने की, व्यंग्य की भी आलोचना है सर, ऐसे नहीं, कुछ आलोचक पैदा हुए हैं व्यंग्य में। वो या तो अपने हिसाब-किताब किसी को ठिकाने लगाना, किसी को ठिकाने जमाना, उसके लिए बने हैं। बहुत कम है जो गंभीरता से व्यंग्य की आलोचना में उतरने की कोशिश किए हैं, ऐसे कुछ हैं जो तो ये जो वो पारिभाषिक शब्दावली में आपकी बात बताएँगे, पर उनमें से कई कहते हैं, मेरे को जब बारामासी पे मुझे याद है राजकमल में एक बैठक हुई थी जिसमें काफ़ी बड़े लोग आए थे, पंकज जी थे और बहुत ये तो थे ही संपादक, राजेंद्र यादव जी भी थे उसमें और शेरा यात्री जी भी थे और पंकज बिष्ट थे, बहुत से लोग थे। और उनमें किसी ने ये प्रश्न उठाया उस बारामासी के बारे में कि एजेंसी का पीरियड था 70 की कहानी लिख रहे हैं और ये उपन्यास हो गया आपका। तो शेरा यात्री ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा यार ज्ञान चतुर्वेदी ने खीर बनाई है और आप शिकायत कर रहे हैं कि इसमें हलवे का स्वाद क्यों नहीं है? हलवे का स्वाद क्यों नहीं है यार? आपने बड़ा गड़बड़ किया, ऐसी कुछ चीज़ बनाती इसमें खीर का मज़ा भी आता और हलवे का भी मज़ा भी आता। तो ऐसा कैसे बनेगा? तो हर व्यंग्य रचना की अपनी उस विषय की और उस पूरे परिवेश की जिसको आप लिख रहे हैं, उसकी कुछ भाषा को लेकर, कहन को लेकर, शैली को लेकर अपनी कुछ डिमांड होती है, जिसका लेखक को ध्यान रखना पड़ता है, तब व्यंग्य बनता है। तो व्यंग्य आसान काम नहीं, मैंने बहुत बड़े-बड़े लेखकों को व्यंग्य ट्राई करते देखा है। भारती जी तीरभा नाम से लिखते थे। इतना बड़ा लेख कवि और इतना बड़ा उपन्यासकार और इतना बड़ा संपादक, वो जब कभी किसी पे चोट पहुँचानी होती थी, धर्मयुग में तीरभा नाम से आता था। पर वो भी और औरों का नाम नहीं लूँगा मैं, बहुतों ने किया है, बड़े लोगों ने, बड़े कहानीकारों ने, जो इस समय बहुत बड़े कहानीकार कहलाते हैं, उन्होंने भी व्यंग्य ट्राई किया है मैं कहूँगा। जैसे शौकिया ट्राई किया और जान गए कि यार ये हमारे बस की बात नहीं है। तो हम अपनी पीठ थपथपाते हैं, क्या है कि भाई साहब हम वो काम कर रहे हैं जो बड़े-बड़ों बिल्कुल, बदतमीज़ी बिल्कुल, है ऐसा बिल्कुल, कहना, पर कभी-कभी अपनी तारीफ़ में कह लेने में कोई बुराई नहीं है। तो हम अपनी सही बात है। तारीफ़ कर लेते हैं। जी, जी, जी। तो देखिए एक पूछिए। जी, अगला। अगला सवाल पूछूँ उससे पहले एक छोटी-सी मज़ेदार बात बताता हूँ। असल में हम क्या बहुत महान देश के नागरिक हैं। हमारे यहाँ तो पुराण और शास्त्र और सब आप तो जानते ही हैं कितना पुराना मामला है। मरीचिका आपने लिखा है और आप सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। तो आप एक बात याद रखिए वो ये कि जब महाभारत में भीष्म पितामह को मारना था, तो उनसे पूछा अर्जुन ने कि पितामह बताइए आपको कैसे मारा जाए? आपको तो क्या अब तो अब आलोचक और पाठक आपसे नहीं पूछेगा तो किससे अब पूछेगा कि अब बताओ हाँ, जी। नहीं और अब तो हमसे बहुत सारे पूछने लगे आपको कैसे मारा जाए? हाँ, पूछने लगे। हम तो सारी चीज़ें ये
हम सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं। पागल खाना को अपठनी बताया, तो हमना मरब में बताया कि बहुत गाली गलौज है, और ये सराहे गए, इनको पुरस्कार मिले, और बड़े अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से लोगों ने पूछा और पाठकों ने सराहा। तो यार अब आप कैसे मरोगे ये बताओ हमको, है ना? हाँ, सही बात है। तो तो ये तो भाई साहब, ये आपने आपने हमें व्यंग का भीष्म पितामह बना दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। पर अभी हम सूरज के उत्तरायण होने का प्रतीक्षा भी नहीं करेंगे। अभी हम ठीक हम जो बात है है, ठीक बात है। हम अभी अभी हम मरने वाले नहीं हैं। अभी हम स्वस्थ हैं और सक्रिय हैं, दिमाग बहुत काम कर रहा है। हम 2 महीने में एक नया उपन्यास, आपको बता रहे थे हमने, अभी एक नया उपन्यास 12 जून से 12 अगस्त तो अभी आई नहीं है, 9 अगस्त है। हमने एक नया उपन्यास 430 पेज का लिख डाला। एक उपन्यास हमने वहां दे रखा है छपने के लिए, राजकमल में आने वाला है। और ये उपन्यास लिख रहे हैं हम। तो हम बहुत सक्रिय हैं भाई। अभी आप हमसे नहीं हमारे नहीं, मरने का ना ना तरीका भाई मत देखिए, पूछिएगा। अभी हम युद्ध नहीं अभी हम लेकिन युद्धरत लेकिन अभी हम युद्धरत ती, हैं। तीर अभी तीर हम तीर युद्धरत तीर हमारे अस्त्र। तीर 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 संभालना और तीरों पर धार देने का काम तो जनता का वो हक है हमारा, आप मत छीनिए। नहीं आप नहीं बेशक नहीं, अरे आप मैं सौ तो सौ नहीं 1000 साल जिए, लेकिन तीर हम चलाएंगे। नहीं, आप तीर चलाइए, और हम बहुत सारे प्रश्नों से बहुत आला देते हैं कि बहुत अच्छे प्रश्न हैं, और कुछ बोलने का मौका दे रहे हैं, और आप प्रश्न के सहारे फिर यहाँ वहाँ भटक लेते हैं, अपनी और बातें भी कह लेते हैं। वो हमारी कला जी है। जी प्रश्न पूछना आपकी कला है। पूछिए। जी जी। अब एक सवाल, अभी ये कुछ सवाल अभी मुझे भेजे हैं, जो हमारी इस बातचीत के एडमिन है उन्होंने अभी, जो फेसबुक पर लाइव लोगों ने इस जी बातचीत को सुनते हुए जो लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, वो सवाल है। बंकिम जी एक पाठक हैं आपके हिंदी के, उन्होंने एक सवाल पूछा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये इसकी सबसे जोखिम भरी साहित्य की विधा व्यंग ही है? आ, हमें कहने में ऐतराज नहीं, हम तो व्यंगकार हैं, कह देंगे जोखिम भरी विधा है तो हमारी ही हम पीठ थपथपा लेंगे एक बार और। पर जोखिम किस बात का? पहली बात हम इस बात को जाने कि हम जोखिम मतलब क्या हुआ। हम बहुत छोटे अर्थों में फिर व्यंग को ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने किसी को व्यंग जैसे ही व्यक्तिगत होता है, व्यंग ऐसे भी लिखे गए हैं। किसी जैसी व्यंग कैरिकेचर में तब्दील होता है, चरित्र न बन के वो कैरिकेचर बन जाता है किसी का, जहां हम पढ़ते हुए बता देते हैं। अब तो नाम से ही लिखे जाने लगे हैं। राहुल गांधी को लेके आप लिखते हैं, मजाक करते हैं, क्योंकि जान मालूम है कि अभी इस आदमी के लिखने में हमारे कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। तो आप लिखते हैं और फिर इसे कहते हैं। बड़ी जोखिम वाली बात हमने की कि हमने, देखिए, इतने बड़े आदमी पर हमने एक चोट पहुंचाई। अगर आप उस जोखिम की बात कर रहे हैं, तो व्यंग्य चूंकि सीधे समकालीन घटनाओं पर भी लिखा जाता है, जो तत्काल घटी है उस पर कविता नहीं लिखी जाती। कविता धीरे धीरे जो बनता है अंदर कुछ माहौल, जो उन उन घटनाओं से मिलके जो कंपोजिट असर पड़ता है, कविता और कहानी आमतौर पर वहां से आती है। व्यंग में तो हाल ये हो गया है आज कि अगर अभी घटना घटी है और तुमने शाम के 8-9 बजे तक नहीं पहुंचा दी ईमेल से, तो तब तक 6 रचनाएं वहां तक पहुंच चुकी हैं। तुम्हारी नहीं छपेगी, उसकी छपेगी, और परसों तुम्हारा इशू बासा हो जाएगा क्योंकि किसी काम का नहीं बचा। तो व्यंग तो इसी में उलझा हुआ है आजकल, और इसीलिए खराब होता जा रहा है कि आपको समय नहीं है। मुझे एक फास्ट फूड देना है, या कच्चा ही चबा जाओ, मैंने तुम्हारे काट पीट के कच्ची सब्जी रख दी कि भाई इसको तुम खा लो यार कैसे भी, क्योंकि मेरे पकाने का समय नहीं है। इस सब्जी में दम है। मैंने जो काटे हैं बैंगन, अगर मैं इनको मसाले के साथ बनाता तो देखिए अब क्या बनता। पर यार प्लीज, टाइम नहीं है, कॉलम जाना है, और मैं नहीं भेजा तो कोई और भेज देगा। तो ये जोखिम एक ये है भाई साहब, बंकिम साहब, एक जोखिम बहुत बड़ा बैंककारों के सामने ये है कि यार मेरे से पहले किसी और का ना पहुंच जाए। वो उस जोखिम में जीता हुआ लिखता है बेचारा। वो उस जोखिम में जी के लिख रहा है। उसका व्यंग्य लेखन का बहुत बड़ा जोखिम है बेचारा, वो रोज उठाता है। वो बड़ा सतर्क रहता है कि जैसी ही कोई बात आई है, अभी विमान गिरा और पहुंचा है, कि मैं झट से पहुंचूं और खट 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 कर कर एक 400 शब्दों का कुछ भी लिख दूं, और ये कटी हुई सब्जी जो है मैं भेज दूं कि भाई पाठक, तू इस सब्जी को लेके अपने घर में पकवान बना लेना जैसा बनाता है। तो ये जोखिम है।
वैसे ही जोखिम है, बस तात्कालिक घटनाओं को लेके, वरना तो कविता भी एक बहुत बड़ा जोखिम है। सही आप बात जोखिम है। को जब ये लेते हो कि राजनीतिक परेशान हो जाएगा तो आप पे एक्शन ले लेगा, आपको ट्रांसफर कर देगा, आपको जेल भेज देगा। अगर आपका सोच उस तरह जा रहा है तो व्यंग्य जल्दी समझ में आता है, तुरंत छपता है, अखबारों में आता है जो सब तक पहुंचते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जल्दी होता है। व्यंग्य आमतौर पे, व्यंग्य को हमने मखौल उड़ाना मान लिया है। व्यंग्य आमतौर पर जब हम कैरिकेचर के तौर पे लिखना शुरू करते हैं, जहाँ एक व्यक्ति पर हम कोई आरोप लगा रहे हैं, तो जोखिम हो ही जाता है। वो गलती है आपकी, वो व्यंग्य नहीं है। वो आप किसी को, किसी से पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए आप लिख रहे हैं, तो वो तो व्यंग्य नहीं है, वो तो व्यंग्य नहीं है। तो ये जोखिम, अदरवाइज कोई व्यंगकार अपने आप को बहुत खलीफा ना समझे इस मामले में, कि यार हम तो बड़ा जोखिम उठा के लिख रहे हैं। सबसे बड़ा जोखिम है एक अच्छा व्यंग्य लिखना है यार। आप अपने इस जोखिम को समझो व्यंगकारों मित्रों, कि एक अच्छा व्यंग्य कैसे लिखें, ये कहीं आपका व्यंग्य 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 रह ही ना जाए, वो जोखिम आप रोज उठाते हो। व्यंग्य में व्यंग्य बनाए रखना, वो आपका चैलेंज है, वो आपको जोखिम है कि जिसमें आप रोज पराजित हो रहे हो। तो वो हमारे लिए ज्यादा चिंता की बात है बंकिम जी। बाकी तो आप जब लिख रहे हो, आप सेंसिटिव हैं, आप बंकिम जी, पता नहीं जहां भी रहते हो वहां से आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप चीजें कह लेते हैं, तो आपको पड़ोसी से जोखिम है। आप एक सही बात कह देते हैं, पड़ोसी से आपको जोखिम है। तो सत्य के साथ हमेशा जोखिम है। वो सत्य कविता में सही कही बात जाए है। तो, वो कहानी में कहा जाए तो, संपादकीय में कहा जाए तो, सत्य के साथ अगर आप खड़े हैं, और ये उम्मीद की जाती है कि हर लेखक, व्यंगकार भी सत्य के साथ होगा, तो अब जब सत्य के साथ है तो सत्य का अपना जोखिम है ही, क्योंकि झूठों की दुनिया है, वो बर्दाश्त नहीं करती सत्य को। तो उस सच के जोखिम के साथ हर रचनाकार सदियों से, आज से नहीं, तब से, जब रामायण जब लिखी गई थी, रामचरितमानस, और जब अकबर का शासन था, तब से तब से वो सही बात है। बाधाएं आती हैं, वो जोखिम उठाए जाते हैं, क्योंकि आप सच कह रहे हैं। आप कोई राजनीति नहीं खेल रहे। आप जो रामचरितमानस लिख रहे हैं, लोगों ने वैसे बहुत कहा है कि उन्होंने उस समय हिंदू जागरण किया और ऐसा किया, वो एक सच लिख रहे हैं बस। उसके पीछे हिंदू जागरण हो गया, वो एक अलग बात हो गई। वो जी। कोई कोई राजनीति के तहत ना है, इसलिए मैं एक अब रचना लिखूंगा और वो जोखिम उठा रहा हूँ, ऐसा तुलसीदास ने कभी होगा, मैं समझता हूँ। जैसा हमारे कई लेखक आज की दुनिया में कहते हैं, अरे मैंने लिखा इसीलिए कि देखो उन पर क्या चोट पहुंचाई है, सीधे मोदी जी को गाली दी है, सीधे उसको दी है। ये बचकानापन है। ये इतने बड़े, ये बड़ा जो बाजारवाद से प्रेरित राजनीति है, और ये दुनिया जो अब है, ये इस पर ऐसे वाले प्रहार जो होते हैं ना, जो आप करते हो अपने छोटे छोटे कॉलम्स में, वो ऐसे हैं जैसे आपके दादाजी लेटे हुए हैं और आप बहुत छोटे बच्चे हैं, और आप उनको दो चार मुक्के मारे हैं, वो हंसे कि देखो दादाजी ऐसा ऐसा, आपने चार पांच मुक्के मारे, और आप कहें मैंने बड़े प्रहार किए दादाजी पर। तो आप दादाजी पर प्रहार कर रहे हैं, और उन प्रहारों की उतनी ही शक्ति है। तो इन सही जोखिमों बात। का जो राजनीति है, और जोखिम शब्द की बात को जरा समझें जो मैं कह रहा हूँ। जी, जी। अ, कुछ और प्रश्न? ये जो, हाँ हाँ, अभी हैं दो चार प्रश्न और है, बस जल्दी जल्दी में पूछ लेता हूँ। हाँ जी, जी, चिकित्सक होने और चिकित्सा जगत से जुड़े होने को लेकर दो तीन लोगों ने सवाल पूछे हैं, लेकिन दो सवाल मैं एक साथ पूछ रहा हूँ, जी, जो बिल्कुल। ओम सपरा जी का है और ब्रज श्रीवास्तव जी का है। ब्रज श्रीवास्तव जी तो आपके जी, शहर के ही हैं संभवतः। तो ओम सपरा जी ने जी, पूछा है, आप चिकित्सक हैं और हॉस्पिटल की स्थिति पर आपने खूब लिखा। मैंने आपको हिंदी भवन में भी सुना था। क्या व्यंग्य और डॉक्टर के कार्य में विरोधाभास या प्रतिद्वंदिता महसूस नहीं होती? और एक जो ब्रज श्रीवास्तव का इसी से मिलता-जुलता सवाल है, चिकित्सक होते हुए भी लेखन के लिए समय निकालने में कितनी मुश्किल आती? सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, आप फ्रीज हो गए हैं। हाँ, ओह! हाँ, अच्छा, दोबारा मैं पढ़िए। दोबारा नहीं, पूछ ब्रिज ब्रिज वाला, द दोबा ब्रिज श्रीवास्तव जी का नहीं सुना। हाँ, वो पढ़िए फिर से। चिकित्सक होते हुए भी लेखन के लिए समय निकालने में क्या मुश्किलें आती? ये प्रश्न मुझसे कई बार कई इंटरव्यूज में भी पूछा जा चुका है, और ये आदमी बड़ा आश्चर्य करता है कि आप यार, एकमात्र जो चीज इसमें कही जा सकती है, जो जिसके लिए मुझे बधाई दी जा सकती है कि आप डॉक्टर होते हुए भी, कि डॉक्टरी फील्ड में बहुत पैसा है।
और गंदा वाला पैसा भी बहुत है, अच्छा वाला पैसा भी है। ऐसा नहीं मैं लगातार 24 घंटे बिल्कुल ईमानदारी से काम करूं तो भी बहुत पैसा है, बहुत अंधाधुंध पैसा कमा सकता हूं एक बिल्कुल ईमानदारी से काम करते। कोई बेईमानी नहीं करना, बेईमानी करूंगा तो तुम्हें अकूत धन कमा सकता। और मेरे एक मित्र हैं, यहाँ पर ही हैं, भोपाल में डॉक्टर हैं, वो यहाँ से गुजरते थे, हम लोग जा रहे थे, श्रीकांत आप्टे मेरे मित्र हैं, उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा यार यहाँ पर मेरे 4-5 प्लॉट हैं कहीं यार इस कॉलोनी में। उन्हें नहीं पता है, वो उस कॉलोनी से गुजर मेरे साथ था वो, कि इस कॉलोनी में 4-5 प्लॉट कहीं हैं। उनके हर जगह कहते हैं कि एक पत्थर फेंकोगे तो जहाँ प्लॉट गिरेगा, जहाँ पत्थर गिरेगा वो उनका प्लॉट होगा जरूर से। तो ऐसा भी कमा सकते हैं। तो इस लालच से बचना, पैसा की लालच बहुत बड़ी लालच होती है, बहुत बड़ी लालच होती है। पैसे की लालच से बचना, जबकि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मुझे अपनी तारीफ करने दें, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, बहुत पॉपुलर डॉक्टर हूँ, मेरे मरीज मुझसे बहुत खुश रहते हैं, मेरे जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ जूनियर डॉक्टर्स को, बहुत आदर के साथ मुझे याद करते हैं कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कोई डायग्नोसिस मिस की हो जिंदगी में, जब मिस की तो मैंने उससे सीखा है। और मैं मरीज के लिए सोच के, मरीज के दुख से जुड़ के मरीज को देखता हूं, तो मैं उस लिहाज से भी मरीजों के बीच में लोकप्रिय हैं कि वो आते हैं तो इस विश्वास के साथ आते हैं कि यार ये हमें मदद करेगा और हमारे लिए सोचेगा। इसके साथ बहुत समय निकल जाना चाहिए था, इसलिए मैंने बीएचएल ज्वाइन किया था। बीएचएल में वर्किंग आवर्स थे, जैसे आप पढ़ाते हैं हिंदू कॉलेज में, आपके वर्किंग आवर्स हैं, मान लीजिए 8 घंटे पढ़ाते हैं, उसके बाद आप फिर जो काम करें। मेरा जरा खराब इस मामले में है कि मैं फिजिशियन था, फिजिशियन का जॉब बहुत, एमडी मेडिसिन का जॉब बहुत होता है, घर आके भी फोन से कभी फुर्सत नहीं मिली जिंदगी भर। मैं समझता हूँ मैंने पिछले, अब जाके मैं प्रैक्टिस में आ गया तो मैंने कुछ नियम कायदे बनाए, उम्र हो गई, पर मैं जब तक 60 साल का नहीं हो गया तो मैंने 35-36 साल जो नौकरी की, और उससे पहले भी मुझे याद ही नहीं है कि मैं रात में 3-4 बार उठ के, मैंने फोन तो कम से कम सुने होंगे, या फिर मैं उठ के गया ही होऊंगा। अस्पताल की गाड़ी खड़ी, आप जा रहे हैं, आप लिखने बैठे हैं और गाड़ी आ गई अस्पताल की, आप जा रहे हैं और आपके क्योंकि वहां जाना है। पर मेरे अंदर कुछ भगवान ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया मन में कि मैं फिर आया, मान लो 2 घंटे अस्पताल में लगा के आया और मुझे आज लिखना है इसको, तो मैं ठीक वहां से शुरू हो सकता हूँ जहां से मैंने छोड़ा था 2 घंटे पहले। मैं उसी तरह उतर भी जाता हूँ, जुड़ भी जाता हूँ, मानसिक रूप से उससे जुड़ जाता हूँ और मैं लिख लेता हूँ। मुझे कभी लिखने के कोई नखरे नहीं है, टीवी चलता रहे मैं लिख लेता हूँ। थोड़ी बहुत आवाज बहुत तेज की हो तो वाइफ से रिक्वेस्ट करता हूँ यार इसे थोड़ा कम कर लो। लिखते हुए अचानक वाइफ ने कहा यार भिंडी काट दो तो उठ के भिंडी काट देता हूँ, फिर लिखना शुरू कर देता हूँ। तो मेरे कोई नखरे नहीं जब मैं उन लेखकों का पढ़ता हूँ कि वो फलानी जगह डाक बंगला लेके उन्होंने पूरा एक पहाड़ पर ये वाला नॉवेल लिखा, तो मैं कहता हूँ वाह यार, मुझे कोई पहाड़ पे बिठा दे तो पहाड़ देखूंगा कि नॉवेल लिखूंगा, कि वहां दूसरा दूसरे किस्म का आनंद लूंगा, मजा लूंगा उस मैं लिखने के लिए। सही तो बात मुझे है। जीवंत जीवंत माहौल चाहिए, मुझे जीवंत माहौल चाहिए आसपास का सारा। तो मैं और देखिए समय हर आदमी हर चीज के लिए निकालता है। ब्रिज श्रीवास्तव साहब, आप भी आपके जो भी शौक हो, आप तो ब्रिज श्रीवास्तव साहब तो लिखते भी हैं, मैं जानता हूँ उनको। और तो आपका अगर, मैं इसको कई जगह और भी बोल चुका, मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आपका व्यंग लिखना आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न हो जाए, जीवन मरण का प्रश्न हो जाए, जीवन मरण का नहीं लिखा तो जिएंगे ही नहीं, जिसे हम मुमुक्षा कहते हैं ना, कि आप ये काम नहीं किया तो प्राण ही चले जाएंगे। जब आपका व्यंग वो हो जाता है तो आप समय निकाल लेते हैं। कुछ लोग दारू को मुमुक्षा बना लेते हैं कि शाम को दारू नहीं हुई तो सारी मर जाएंगे आज, कोई महफिल ही नहीं मिल रही, कोई दोस्त नहीं मिल रहा जो बैठे दारू पीने के लिए। तो ऐसे लोग भी उसके लिए समय निकालते हैं। तो लोग दारू के लिए समय निकालते हैं, लोग महफिलों के लिए समय निकालते हैं, हम लिखने के लिए समय निकालते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे व्यंग पर, आप खुद पर एहसान कर रहे हैं यार, कि आप लिख लेते हो तो बेचैनी खत्म होती है आपकी। तो हम क्या करें, हम बेचैन हो जाते हैं नहीं लिखा तो, और रोज बहुत लिखते सही हैं, बात। बिल्कुल दैनिक मजदूर हैं हम। कलम के सिपाही थे प्रेमचंद, हम कलम के मजदूर हैं, हम तो बिल्कुल दिहाड़ी पर जीते हैं, हम रोज लिखते हैं। हमसे आज नहीं लिखा तो आज का दिन मेरे जीवन के रोजनामचे से लगता है कि
आज कुछ था ही नहीं है मेरे जीवन में, ये दिन था क्या? इसको खारिज कर दिया जाए ना, इस जगह से निकाल दिया जाए, ऐसा लगता है मेरे को, तो इसलिए मैं लिख लेता हूँ। कहीं कोई मैंने, बल्कि डॉक्टरी ने मेरे इतना, उन्होंने पूछा डॉक्टरी ने कैसे आपको असर किया, डॉक्टरी ने मुझे इतने लोगों से मिलवाया है, इतने नए चरित्रों से मिलाया है, जीवन के इतने नए रंगों से मिलाया है दिखाए हैं मुझे चरित्र, जो कि आप एक जीवन में जी नहीं सकते। डॉक्टर आपको एक जीवन में, डॉक्टरी में आप 100 जीवन, 1000 जीवन जी लेते हैं। आप से जो बुढ़ा आदमी है, जो बिल्कुल मृत्यु के करीब है, वो मृत्यु पर बात करता है, वो निरर्थकता पे बात करता है जीवन की, वो अपने घर वालों के स्वार्थ पे बात करता है, अपनी कहानियां सुनाता है, और आप एक जीवन के नए रूप से परिचित होते हैं। एक बच्चे को लेके आते हैं जगह में, तो समय बहुत हो गया है, वरना मैं आपको उस बच्चे की कहानी सुनाने बैठ जाता है कि बच्चे को लेके आए हैं, कि अकेला बच्चा आजकल रह गया है लोगों को, जनरली सिंगल चाइल्ड है, उससे हम सारे सपने एक जगह से, सिंगल विंडो सिंगल विंडो जो हो गया है ना, तो सिंगल विंडो से सारे काम कराना चाहते हैं, उससे सारे सपने हम अपने पूरे करना चाहते हैं, तो उनपे जो दबाव है, ऐसे बच्चे जब बीमार होके लाए जाते हैं और बड़े-बड़े एमआरआई और सीटी स्कैन धंधे के तहत करवा के आते हैं, और आप जब बताते हो माँ बाप को कि सर इसको कुछ नहीं, जरा प्लीज इसका पीछा छोड़ दो, इसे बच्चे की तरह जीने दो, और ये आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप जो दवाइयां इतनी लेके मेरे सामने आए हैं इतने सारे, प्लीज इसको छोड़ दीजिए। तो ये जीवन, ये नए नए पात्र जो आपको मिलते हैं, तो आपके लेखन में क्या है, आपके अनुभव जीवन के, वही आपके लेखन लेखन को जीवंत रखते हैं। तो अनुभव की झिरी जब तक नहीं बनेगी, तो आपका कुआं खाली होता जाएगा। इसीलिए कई लोग इसको खालीपन से जोड़ते हैं कि रीत गया, वो लेखक चुक गया, वो रीत गया, खत्म हो गया, ट्राई हो गया, अब उसमें बचा नहीं, कि उसने अपने जितने अनुभव थे वो कह लिए, अब वो नए अनुभव से मिलने का अवसर नहीं मिल रहा। तो मुझे वो अवसर मिलता है, मुझे वो स्त्रियां मिलती हैं जो अपने पति के बारे में ऐसी बातें बताती हैं, अपने परिवार के बारे में ऐसी बातें बताती हैं जो किसी को नहीं बताएंगी। जब 2 बार मिलती हैं और उनको भरोसा हो जाता है कि डॉक्टर बड़ा सिंसियर है, तो आपके हृदय की जो अंदर के काले पक्ष भी हैं, वो भी आपके सामने पेश करती हैं, बताती हैं क्या हो रहा है। वृद्ध, हर तरह के लोग, गरीब, अमीर, हम तो राज्यपाल के को भी देखने गए हैं, मुख्यमंत्री को भी देखने गए हैं, उनके उनको साधारण मरीज की तरह देखना, वो बहुत मजेदार अनुभव है। कोई मिनिस्टर सही है बात। और जिसको सारे सलाम करके आप अंदर जाते हैं, और उसको एक साधारण मरीज के तौर पर देखना, उसको कैसे नाम लूं, पर उसको उस तौर पे देखना, ज्ञान चतुर्थी को ज्ञान चतुर्थी के तौर पे देखना, बनियान में और मेरी चड्डी में पड़ा हुआ है और आपसे वो पूरी तरह से उस तरह बात कर रहा है कि पेट दर्द बहुत है डॉक्टर साहब, और कोई ठीक नहीं कर पा रहा, तो हमें आपका नाम सुनाई दिया, तो हमने गाड़ी आपको भेजी कि आप देख लें तो ये अनुभव डॉक्टर ने दिए हैं, और इस कारण आपका लेखन समृद्ध हुआ है। तो मैं कैसे शिकायत करूं, मैं तो ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि मुझे डॉक्टर बनाया है, हर जन्म में मुझे डॉक्टर बनाया है, अगर मैं मानव जन्म लूं, और मैं हर जन्म में मुझे लेखक बनाया है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये विरोधी नहीं है यार, ये विरोधी नहीं है। चलिए, आपने एक अच्छी बात मुझे बता दी कि मुझे कभी कोई कहेगा कि तुमने अच्छा क्यों नहीं लिखा, तो मैं कहूँगा मैं डॉक्टर नहीं था इसीलिए अच्छा नहीं लिख पाया। तो आपको आज आपने आपको सूत्र दे दिया। ये बहुत जीवन के जितने रंग कॉलेज में रह के देखने मिलते होंगे शायद, नहीं, उसकी बड़ी कहानियां वो। हमारे यहाँ सारे बच्चे आईएएस बनने आते हैं सर, बहुत रंग हाँ, नहीं तो है। आईएएस बनने वालों का जीवन में झांकने पर भी इतनी कहानियां मिलेंगी कि पूरा एक जीवन कम पड़ जाएगा, इतने लोग हैं। वो लोग जो पब्लिक इंटरेक्शन में हैं, चाहे आप अध्यापक हैं, जी, 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 जी। अध्यापक जब छात्र से जुड़ता है तो छात्र के परिवार से जुड़ता है। एक बच्चा जो आप पर विश्वास करता है कि बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते अच्छा है और सोचते अच्छा है, वो फिर एक दिन आपके पास समस्या लेके आता है कि पिताजी बहुत बीमार हैं सर, और समझ नहीं आ रहा क्या करें। फिर आप उसके पिता की कहानी समझते हैं। फिर वो आप बताने की कोशिश करता है, सर मैं प्रेम में हूँ और बहुत विरोध है जाति की तरफ से, तो आप जाति में घुसने की अवसर मिलता है। तो भाई साहब, आप तो डॉक्टरी से कम जगह नहीं है, ऐसा मत कहिए पल्लव जी बहुत बढ़िया, अच्छे बढ़िया, हैं। बढ़िया। जी, तो एक ऐसा ही एक सवाल अब मैं जल्दी-जल्दी पढ़ देता हूँ। एक सवाल दिव्या गुप्ता जी का भी था, जिसका उत्तर आपके इन उत्तरों में आ गया। उन्होंने भी चिकित्सक होने से के संबंध में ही पूछा था। प्रमोद तांबे जी का कोई एक सवाल है। प्रमोद तांबट जी व्य व्यंगकार तांबट हैं जी। और बहुत अच्छे जी, जी। व्यंगकार हैं, भोपाल जी, में जी, हैं, जी, जी। मेरे मित्र जी, भी जी, हैं। जी।
और जी, जी, उन्हें जी। यहाँ पूछना पड़ा तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे तो बड़े उन्होंने प्रशंसक पूछा हैं जी, और जी, मेरे जी, पर जो उन्होंने आलोचना लोग झूठी आलोचना करते हैं उनसे लड़ भी जाते हैं मेरे लिए, ऐसे अरे वाले वाह, वाह! हैं। हाँ। तो तामट जी ने ये पूछा है कि व्यंग का ताजा परिदृश्य कैसा है? परसाई, शरद जोशी, त्यागी, शिलाल शुक्ल या आपकी तरह व्यंग लेखन के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध रहकर रचना करने वाले व्यंगकार इस समय आप पाते हैं, जो इस परंपरा को आगे जाकर जीवित रख पाएँगे? अ, परंपरा तो बनने के बाद पता चलती है कि परंपरा बन गई। तो जी, अब जो जी, जी। नए बहुत जो सुंदर, लोग बहुत जो सुंदर। परंपरा बना रहे होंगे, वो आज से 10 साल बाद आप पूछेंगे इस समय की कोई परंपरा बनी? जी। परछाई की एक परंपरा बनी, शरद जी की परंपरा बनी, उसको लेके उस परंपरा को लेके कुछ हम लोग ज्ञान चतुर्वेदी, प्रेम जन्मेजय वगैरह का एक ग्रुप लेके थोड़ा बढ़ा। फिर और भी अभी अभी परंपरा बन रही है। तामड़ जी आप भी उसके हिस्से हैं। आपका लेखन का मैं प्रशंसक हूँ, आप लिख रहे हैं। अब ये जो लगातार सारी बात कहाँ हो रही है कि जो बहुत अच्छा भी लिख रहे हैं हुँ, वो एक प्रोफेशनल की तरह नहीं लिख रहे। एक प्रोफेशनल अप्रोच जब तक नहीं आएगा, एक होता है शौकिया लेखन और एक होता है फिर आप उसके प्रोफेशनल बन जाएं। तो आपको एक निश्चित समय पे जाके प्रोफेशनल बनना ही पड़ता है। मतलब आप एक नियमित लेखन में आ जाएं और एक जैसे किसी धंधे में उतरते हैं, आप दुकान 2 दिन खोली 4 दिन नहीं खोली तो दुकान नहीं चलती, आपका नाम भी नहीं होता, आपकी पहचान भी नहीं बनती। तो जब आपने पाया कि व्यंग में ही मेरा निर्वाण है, जब तक ये बात नहीं आती आपके अंदर, तो आप वो प्रोफेशनल अप्रोच आपके अंदर आ नहीं पाता। 4 आदमी तारीफ कर देते हैं, 2 जगह छप जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं आपने बहुत अच्छा लिखा, आप खुश हो जाते हैं। एक ये परंपरा भी चली है साहब। एक परंपरा अगर परसाई की तो उसके पैरेलल ये परंपरा बहुत लंबे समय से चल रही है। तो आप किस परंपरा का हिस्सा होना चाहते हैं? उस परंपरा का जो ये मैंने बात की या परसाई और शरद जोशी की परंपरा का ये हमें तय करना है। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। बाकी समकालीन व्यंग्य पर मैंने अभी इस पूरी बातचीत में कई बार कई तरह से बोला है। हाँ। जी, जी, मैं जी। समझता हूँ वो आपका अलग से उत्तर नहीं माँगता। मैंने काफ़ी बातें कह ली हैं और अलग से उत्तर देने का मतलब पूरा वक्तव्य उस पे बोलना पड़ेगा जो ठीक नहीं। समय नहीं बचा। ठीक इसलिए नहीं कि जी। ऐसा नहीं कि मैं डर रहा हूँ उससे बोलने से। समय नहीं बचा, पौने 8 से करीब हो रहे हैं। मैं आपके कान और मेरा मेरा मुँह तो ख़ैर मैं बोलने का बहुत आदी हूँ। तो पर आपके कान थक जाएँगे, मैं तो बोलता रहूँगा कि नहीं, मेरे नहीं, नहीं, पास नहीं, अभी बस 2-3 सवाल और नहीं आप लेके मुझसे खत्म कर दूँगा। मुझे कोई चिंता नहीं 10 प्रश्न भी पूछ सकते हैं, मैं तो बोलता रहूँगा। मेरे पास बहुत है कहने को। नहीं, नहीं, हम सब लोग भी आपको सुन के और श्रोता भी आपको सुनकर खुश हो रहे हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। राजीव शुक्ला जी आकाशवाणी में अधिकारी थे और खूब लिखते हैं। राजीव शुक्ला जी ने ये एक अब कुछ थोड़े से पर्सनल किस्म का जी। सवाल है, कि आप अपने लेखक की मनोभूमि परसाई के अधिक निकट मानते हैं या श्रीलाल शुक्ल के? मैं जोड़ देता हूँ शरद जोशी के, 3 बहुत हाँ, सारे नाम हैं। जी, 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 जी। मैं तो कहूँगा कि आप इन्हीं 3 का नाम क्यों लेते? आप निराला का नाम क्यों नहीं लेते? बिल्कुल, और बिल्कुल, आप बिल्कुल, प्रेमचंद का नाम क्यों नहीं लेते और स्वयं प्रकाश का नाम क्यों नहीं लेते? आप ठीक बात है। हाँ, आप मंटो का नाम क्यों नहीं लेते? हम व्यंग को इस जगह व्यंगकार को सीमित करके क्यों सोच रहे हैं? क्यों मेरा मन तो इन सब से बना है। मेरा मन, मेरा लेखन, मेरी मनोभूमि जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें हर एक का तुलसीदास भी। मैंने तो कालिदास को भी बहुत पढ़ा है। मतलब मैं संस्कृत का आदमी नहीं पर मैं कालिदास को बार-बार पढ़ा है। मैंने वाल्मीकि को बिल्कुल, पढ़ा है। मैंने रामचरितमानस को पढ़ा है। जब मैं मरीचिका लिख रहा था तो मैंने सारी चीज़ें दोबारा पढ़ी हैं, बहुत बार पढ़ी। तो ये सब ने आपको का आपका मन तैयार किया है लेखन का। तो आपके पूर्वज जो हम हर बार हर जगह कहते हैं कि आपके कद में आपके पूर्वजों का कद शामिल है। जब तक आप इसको नहीं मानते, तो आप अपने कद पर निरर्थक अभिमान करेंगे। आपका कद कुछ नहीं है, आप थोड़े से 2 इंच और ऊपर जो दिखें, तो वो आपके पूर्वज हैं आप में शामिल। जो जोश मलीहाबादी ने अपने नाती को कहा था, जो मैं कई जगह बोलता हूँ, कि वो कंधे पे लेके उसे घुमा रहे थे 3 साल के बच्चे को। उसने कहा, "दादा मैं आपसे भी ऊँचा हो गया।" तो उसने कहा, "मत भूल तेरे कद में मेरा कद शामिल है।" तो हमारे कद में इन सब का कद शामिल है। परसाई हैं, बहुत शरद जी सुंदर। हैं, त्यागी जी हैं, शिलाल शुक्ल हैं, लतीफ़ घोंगी हैं, बहुत लोग हैं। प्रभु जोशी हैं, मेरे जो मित्र कहानी लिखते हैं, उनसे मैंने कहानी कहने की कला सीखी है, उनके साथ बैठ के।
तो सीखिए कहानी कैसे कही जाती है। तो मैंने बहुत सीखा है और इनसे मन भूमि बनती है। आप सीखते अलग से नहीं हो, मन में के परिवर्तन एकाएक समझ में भी नहीं आते। मन बनता है धीरे से, जैसे मौसम बनता है ना, तो बनता है बस। अ, बदलता जाता है और कितने फैक्टर्स उस पर असर कर रहे हैं, आकाश पे और बादलों पर और टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पर, जिससे जाके फिर बारिश होती है। तो ये मन तो वो है जिसमें सारे जी, जी। फैक्टर्स हैं, उसमें एक को क्या बोलें। सही बात है, सही बात है। ऐसा ही एक सवाल है जयप्रकाश पांडे जी का, जी। आप अपने पात्रों में सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं? मैं सबसे ज्यादा, आपने बहुत बढ़िया पांडे जी सवाल पूछा है। बहुत अच्छे बैंकर हैं पांडे जी, जबलपुर के हैं। अच्छा, अच्छा। शायद अच्छा, जबलपुर अच्छा। लिखा हुआ है। खैर। हाँ, नहीं तो जगह का नाम नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये एक बड़ा सुंदर सा हैट लगाते हैं। मैंने फोटो देखी इनकी। तो आपको वैसे जैसे कहते हैं ना, कौन सा बच्चा ज्यादा पसंद है, तो हाँ, कौन सी किताब अगर आप पूछते तो मुझे किताब में दिक्कत हो जाती। पात्र इतने सारे रचे हैं मैंने, जो अलग अलग कारणों से मुझे बहुत पसंद है, पर अगर एक पात्र, दो पात्र, तो दोनों पात्र स्त्री पात्र हैं। एक बारामासी की बिन्नू, जिसकी शादी नहीं हो रही है और जिसको लड़के आते हैं और रिजेक्ट कर जाते हैं और जिंदगी भर वैसा जीवन जीती है। वैसे उनकी, उसकी अम्मा भी उसमें जो है, जो पूरा जीवन लड़ती है, पर उससे ज्यादा मुझे बिन्नू पसंद है। और ये माँ, क्योंकि वो मेरी माँ है। जो माँ, हम नमर अब की। हमना हम मरब नमर की अब। माँ है, मुझे लगता है। और मेरा एक उपन्यास अभी स्वांग आने वाला है, जिसमें मैंने एक पात्र रचा है, वो मेरा बहुत पसंदीदा पात्र होगा, एक भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, ओहो! जो जो टूट रहा है, बिखर रहा है, लड़ने को तैयार है, जो जिसे पगल बब्बा कहते हैं गांव में, कि पगला गए हैं बब्बा। तो वो एक पात्र मैंने वो, मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ अपने पात्रों के। अभी आपने पूछा तो मुझे नाम ही याद नहीं है। मुझे कोई पात्र याद नहीं आएगा बारामासी के नाम से अगर कहेंगे तो। ये तो मैंने ऐसे ही बोला है। बिन्नू, तो चूंकि बहन को बिन्नू बोलते हैं, बिटिया को बिन्नू बोलते हैं, तो हम लोग वैसे ही बिन्नू बोल देते हैं बेटियों को, तो इसलिए बिन्नू याद रह गया। अम्मा याद रह गया। तो नाम याद नहीं है मेरे किस नाम से उनको रखा है, पर पगल बब्बा का पात्र मैंने जो स्वांग में बनाया है, वो मेरे बहुत प्रिय है। मैंने बहुत दिल से लिखा है उस पात्र को। तो है, पर हर पात्र अपने, जब हम उसको लिखते रहते हैं, बहुत नीच पात्र भी जब लिख रहे हैं, तो उस समय बहुत प्रिय पात्र बन के लिखा जाना पड़ता है, नहीं तो आप अन्याय कर देंगे उसके साथ। तो जो बहुत खराब, बहुत गलत पात्र है, उससे आप उस समय बहुत प्रेम में होते हो जब उसका संदर्भ लिख रहे हो, ताकि वो सही पूरा बात है। उस नीचता के साथ पहुंच सके पाठक तक। पूरी नीचता पूरी आ जाए, उसके लिए आपको उससे प्रेम करना पड़ेगा, उसके नीच व्यक्तित्व से उस समय। तो ये पात्र मैंने बता दिए जयप्रकाश जी को। जी, 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 धन्यवाद। जी, जी, जी। जी, बस एक सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब मैं एक जो आखिरी सवाल है, जो कि और भी कई सारे लोगों ने पूछा है। शशि भूषण बडोनी जी ने, पहाड़ में रहते हैं बडोनी जी। हो सकता है आपको चिट्ठियाँ लिखी हों, बहुत अच्छे पाठक हैं। बडोनी जी ने ये पूछा है कि आप डॉक्टर भी हैं और लेखक भी हैं। ये कोरोना का जो एक तरह का अचानक बाज़ार बनता जा रहा है, इस पर ज़रूर कुछ बताएँ। यह यह आपके बुद्धिजीवी लेखन से एक बीमार जो आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी पूरा कोरोना की वजह से जो खराब माहौल हो एक गया है सॉरी, एक दुनिया। फ़ोन आ गया था, तो हाँ, हाँ, तो जी। नहीं, फ़ोन जी, आ गया जी। था तो मैंने काटा। तो मैंने समझ कोई गया कोई को कि कोरोना जी, का जो बाज़ार है, देखिए आप क्या नाम बताया आपने? शशि शशि भूषण। शशि भूषण बडोनी जी। हाँ, शशि भूषण जी, आप इस बात को ज़रा और बड़े अर्थों में समझें, डॉक्टरी के तौर पे नहीं। मैं तो डॉक्टर हूँ और मैं तो रोज़ जा रहा हूँ और मैं 68 साल का हूँ सर। मेरी उम्र 68 ईयर हो चुकी है, जिसमें आप कहते हैं बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने की मनाही है, उन्हें कोरोना पकड़ लेगा। जब भी कोई चीज़ ऐसी आएगी जो डर पैदा करे, तो डर का एक बाज़ार पैदा होगा और डर के बाज़ार के जो व्यापारी हैं, वो सक्रिय हो जाएँगे। और ये कोरोना नहीं, जिस चीज़ को ले लें आप, उसका एक, तो डर के द्वारा भी बाज़ार अपना अपॉर्च्युनिटीज़ पैदा करता है। तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो पैदा की हैं लोगों ने और उसका लाभ ले रहे हैं। पर अभी चूँकि कोरोना एक ऐसी बीमारी आई है,
जिसके बारे में मेडिकल साइंस भी सीख रहा है उस बीमारी के साथ ही। जैसे आपको कोई स्कूल में भर्ती कर दे और आप पढ़ाते भी जाएं और खुद सीखते भी जाएं, तो आपने जो चीज नहीं पढ़ी उसे आप सीख रहे हैं और पढ़ते हुए सीख रहे हैं, देखते हुए सीख रहे हैं। अभी तक मानते थे खांसी ही होना चाहिए, अभी मैंने पिछले दिनों 10-12 दिनों में मैंने 3 मरीज ऐसे डायग्नोज किए जो ना खांसी थी, ना बुखार था, ना कुछ था, और वो 3 अस्पताल होके आए थे, जिसमें हमारा लोकल एम्स हॉस्पिटल भी था भोपाल का, जहाँ पे कहा गया कि आप कहीं और, तो वहां से किसी ने मेरा नाम सुना, मेरे पास लेके आया, और उसे केवल हो रहा है कि मुझे बहुत कमजोरी है, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा अचानक से 10 दिन से। तो मैंने कहा आपने कोरोना का टेस्ट कराया क्या? तो नहीं कोरोना तो किसी ने बोला नहीं। तो मैंने कहा पहले कोरोना कराएं तब फिर मेरे पास आए, और कोरोना पॉजिटिव। तो बहुत चीजें डॉक्टर सीख रहे हैं। अभी तक हम ये भी मानते थे, हर एक से पूछते थे भाई खांसी जुकाम बुखार वगैरह है तो फिर आप जरा कोरोना का पहले दिखवा लें तब आए। पर अब तो हम पा रहे हैं हार्ट अटैक, सीधे सीधे हार्ट अटैक से आया, उससे कुछ और पहले की हिस्ट्री नहीं है, और 2-1 दिन से हाथ पांव जब पूछना शुरू करते हैं तो पता चलता है 2-3 दिन से हाथ पांव दर्द कर रहे थे, पर अभी तो हार्ट अटैक हुआ है, ईसीजी में दिख रहा है, सब दिख रहा है, और वो प्राइमरली कोरोना के कारण हार्ट अटैक। तो है तो डरावनी तस्वीर है, पर डर के तो कुछ नहीं होगा। आपसे बहुत सिंपल सी बात, अब चूंकि ये मौका मिल गया है डॉक्टर के तौर पे एडवाइस देने का मुझे कोरोना के लिए, तो बोलना ही चाहिए जितने लोग भी सुन रहे हैं। प्लीज और प्लीज, केवल कोरोना फैलेगा अगर आप मुंह नहीं ढके हुए हैं तो, और कोरोना फैलेगा अगर बाहर की चीजें छू के आए और आपने हाथ नहीं धोए हैं तो। अगर हाथ को सैनिटाइज करें, एक निश्चित दूरी रखें, दो बोलने में भी, जब मैं ऐसे बोल रहा हूं तो आप जैसे मेरे से बहुत दूर बैठे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा, पर 1 मीटर, दो, आप किसी से बात करें थोड़ा दूर होकर बात करें, और दोनों को कहिए कि मास्क लगाए, बोलने वाला मास्क लगाए और आप मास्क लगाएं, तो इस बात की संभावना नगण्य है। मैंने ही अपने इसी बीच में कितने टोटल हो गए होंगे, अब मेरी पत्नी सुन लेगी तो मुझे बहुत, अभी तक मैंने उसे कभी बताया नहीं कि मैं कोरोना का मरीज भी देखना पड़ गया, एक आध बार सामने पड़ गया और मैंने कोरोना डायग्नोज किया। पर ऐसे में 10 मरीज देख लिए करीब, वो पूछते हैं कि कोरोना तो नहीं आया था, मैं कहता नहीं कुछ कोई नहीं है, कौन सा कोरोना आ गया। मैंने कोरोना, पर मैंने देखा उनको, पर हाँ मैं देखने का वही तात्पर्य, मैंने 6 फीट दूर से देखा, मास्क डबल मास्क लगा के देखा, क्यों, तो डॉक्टर हूँ। पर आप डॉक्टर नहीं है, लोगों से आप जाते हैं, सब्जी खरीदने वाला मास्क लगाए हैं कर रहा है, यहाँ लटकाए हुए, अरे अरे सब कुछ नहीं है, जरा सजदा कर लिया। आप इंसिस्ट करिए उस पर कि पूरा नाक से ढको तो सब्जी, और वरना मैं तुम्हारी फोटो खींच के और एडमिनिस्ट्रेशन में भेज रहा हूँ कि आप बिना मास्क के सब्जियां बेच रहे हैं, बिना मास्क के आप बैठे हुए हैं। आप पहले हटाए हुए कोई बात नहीं, जैसे ग्राहक आए आप चढ़ाइए ना, आप चढ़ाइए। तो आपसे जो बात करे, आपका पड़ोसी बात करे, बुरा मानने की बात नहीं, उससे कहिए पहले सर मास्क चढ़ा लीजिए। ये एक नॉर्मल एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं है, अब सोशल एक्टिविटी। तो मास्क की बहुत वैल्यू है, और अच्छा वाला मास्क। और वरना तो ठीक है कि बहुत गरीब हैं, मास्क नहीं खरीद सकते, तो आप अच्छा सा मोटा गमछा बांधिए। तो और दूसरा, आप हाथ साफ करते रहिए। तो डर का, बाजार डरने की तो कोई बात ही नहीं, डरने की बात नहीं है अगर ये चीजें करें, पर हम इसको करने को तैयार नहीं है। हम डर के बाजार की गिरफ्त में आने को तैयार हैं। हम दवाइयाँ, फलानी दवाई बहुत काम कर रही है, वैक्सीन जल्दी से जल्दी आ जाए, उसकी कंपटीशन है, तो बाजार आ गया ना। सारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जानती हैं कि जिसका वैक्सीन पहले आ गया वो बाद में इफेक्टिव हो ना हो, बाद में साला 6 महीने बाद, हमने तो बेच लिया, करोड़ों का अरबों का बेच लिया, तो अरबों की वैक्सीन बनाने की तैयारी है। किसी भी दवाई को कुछ दिनों आप दावा करने लगते हैं कि दवाई बहुत जबरदस्त है और हमने इतने केसेस ठीक कर दिए, चार आपने 25 बड़े डॉक्टरों को पैसा खिलाओ और वो कह देगा कि हाँ बहुत दवाई इफेक्टिव है, तो सारी चीजें ऑपरेटिव हो जाती है। मैं कोरोना के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर हर बीमारी में ये है कि जो डॉक्टर भी कह रहा है, जो अच्छा डॉक्टर जिसे आप सक्षम डॉक्टर मानते हैं, बड़े डॉक्टर मानते हैं, जिनका देश में नाम है, वो भी कह रहे हैं, तो आपको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ता है कि उनका कितना स्वार्थ है इसमें। यहाँ तक हो गया कि आज रिसर्च में हमें डिक्लेरेशन देना पड़ता है डॉक्टर को कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ इन्वॉल्व नहीं है इस कंपनी। ये हो गया क्योंकि अच्छी घटनाएं आई, तो अब झूठा सर्टिफिकेट भी देने लगे लोग कि इसमें हमारा स्वार्थ नहीं, हमें क्या है, लाओ साइन करते हैं एफिडेविट, झूठे एफिडेविट बनते हैं। तो है बहुत बड़ी समस्या है, डॉक्टर के तौर पे नहीं, हर भय बेचा जाता है। हम इस बाजार पे बहुत लंबी बात कर चुके तब से। जी। तो बस अब मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल तो और भी हैं। मैं सभी से
आग्रह करता हूँ एक तो कि सवाल थोड़ा पहले भेज दें तो ऐन वक्त पर लेने वाली समस्या से हम मुक्त हो जाएं। बाकी मैं आभार व्यक्त करता हूँ उन सारे लोगों का जिन्होंने इतनी रुचि से इस कार्यक्रम को सुना, टिप्पणियां की, सवाल पूछे। सोनू और मैं चौधरी बहुत जी, क्षमा प्रार्थी हूँ सुधा उन लोगों से जिनका मैं जवाब नहीं दे पा रहा। बहुत सारे जो सवाल आप कह रहे सुधांशु हैं पेंडिंग रह गए। सुधांशु गुप्त जी और रोहित कुमार, कुछ ऐसे ऐसे मित्रों के भी सवाल थे जो कि जो जिनके उत्तर आ चुके थे, इसीलिए मुझे छोड़ने पड़े जी, जी, रिपीटेशन की बिल्कुल। वजह से। हाँ, हाँ, वो तो रिपीट हो तो जाते हैं। मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और खास तौर पर डॉक्टर साहब का, जो आप जैसा कि जान ही रहे हैं कि ऐसे कोरोना के समय में जब आपकी ज़रूरत इस बातचीत से ज़्यादा वहाँ है जहाँ आपके नहीं, मरीज़ हैं, वहाँ या भी ज़रूरत है, यहाँ भी ज़रूरत है। मैं ज़्यादा और कम ये करने की बात नहीं करता। ये मेरे लिए दोनों की मुमुक्षा है। मुझे अपने ये पाठकों से आप बात करना बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे जी, विद्वान से जी। बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं मैं तो यही दोनों कहूँगा कि जगह आपकी उदारता है और कुछ भी नहीं। हुँ, आपने इतना सारा समय निकाला, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपनी तरफ से, सारे पाठकों, श्रोताओं की तरफ से और राजपाल एंड सन्स की तरफ से, और सारे जो इस कार्यक्रम को सुनने वाले, इस बातचीत को सुनने वाले हमारे मित्र हैं, हमारे लेखक मेरे सवाल, हर इतवार को शाम को 6 बजे हम इस कार्यक्रम के लिए आते हैं। हर बार कोई नए लेखक होते हैं और हर बार बातचीत होती है। मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जिन पाठकों की, श्रोताओं की दिलचस्पी लेखक में है, कृपया पहले सवाल भेज दें ताकि उनको समायोजित करने में, उनको एक साथ लेने में असुविधा ना हो। और फिर से डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का हृदय से आभार। हम सब लोग उम्मीद आप करेंगे सबका कि बहुत-बहुत आभार। आपसे और बहुत सारे राजपाल अच्छे-अच्छे वालों उपन्यास और राजपाल का कहानियाँ मिले। मीरा मीरा सीकरी जी का, जौहरी, आपका पल्लव जी और प्रणव का सबका बहुत-बहुत वरुण जी का सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते, नमस्ते।